हाँ लो पहले सुनाओ थोड़ा सा ना, मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या थे? मेदपाट, प्रागवाट और कौन से वंश का शासन था? इस गोहिल वंश की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई? ऐसा कौन सा अभिलेख बताता है? सामोली अभिलेख कौन से राजा का है? वो गोहिल का कौन सा वंशज था? कौन सी माता जी का मंदिर और कौन सा उद्योग? जावर का खनन उद्योग की जानकारी मिलती है। पहला बड़ा राजा कौन हुआ था? उसका वास्तव में नाम क्या था? वो कौन से ऋषि का शिष्य था? कौन सा किला जीतता है? कब जीतता है? किसको हरा के जीतता है? राजधानी कहां बनाता है? वह मंदिर किसका बनवाता है? और खुद को क्या मानते थे? कितने ग्रेन का सिक्का चलाता है? कौन सी धातु का था? मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक गया? गजनी में किसको हटा के आया? किसको बना के आया? कौन से शहर का नामकरण किया? उसकी तुलना किसके साथ की जाती है? चार्ल्स मार्टेल खुद कहां का था? उसकी तुलना करता कौन है? और उसकी उपाधियां क्या क्या थी? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चकबे। अल्लट का एक और नाम था। कौन सी प्रशस्ति जानकारी देती है? साइनेश्वर प्रशस्ति कहती है कि उसने राजधानी कहां बना ली थी? उसने वहां मंदिर किसका बनवाया? बड़ा मंदिर। कौन कौन सी व्यवस्थाओं की जानकारी? कर व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी। प्रशासनिक में अमात्य कौन होता था? और संधि विग्रहक, अक्षपटलिक, आय व्यय का अधिकारी, और उसके बाद में आपका विस्काधिराज, चिकित्सा अधिकारी और बंदीपति। अच्छा, उसके बाद शक्ति कुमार का 8 पूर्व अभिलेख कहता है कि उसकी हुण रानी कौन थी, जिसने कौन सा गांव बसाया? भूताला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? कौन जीता इसमें? उसके सेनापति कौन कौन थे? लौटती हुई सेना ने क्या लूट लिया? तो नई राजधानी कहां बनाई? कौन कहता है इसका टाइम मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल? जय सिंह सूरी की बुक कौन सी है? और हमीर किसको कहा गया? को। कौन सा एक बंदा यहां से नेपाल चला गया था? किसका छोटा भाई था? वहां कौन सी शाखा का शासन स्थापित? रतन सिंह की रानी का नाम क्या था? वो कहां की राजकुमारी थी? उसके पिताजी का नाम क्या था? उसकी मम्मी का नाम क्या था? चंपावती। अलाउद्दीन खिलजी को उसके बारे में कौन बताता? पद्मावत किताब किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सी भाषा में लिखी और कब लिखी गई? अलाउद्दीन ने अटैक कब किया? क्योंकि वह अपने साम्राज्य का, क्योंकि चित्तौड़ का किला दिल्ली से मालवा और गुजरात के, क्योंकि चित्तौड़ का किला अपने सामरिक महत्व के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन जब गुजरात के लिए जा रहा था तो मेवाड़ के, और तथा अब ये सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। अच्छा, मेवाड़ की शक्तियां और अलाउद्दीन उन्हें और रानी पद्मिनी की। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? जौहर किसने किया? कितनी महिलाओं के साथ? केसरिया किसने किया? उसके सेनापति कौन कौन थे? अलाउद्दीन ने कब्जा करके कितने लोग काटे? कब कब्जा किया था? किसको सौंप दिया और नाम बदल के क्या कर दिया? ऐसा कौन सी दरगाह के अभिलेख में खिजर खान ने यहां कौन सी नदी पे पुल बनवाया और क्या बनवाया? मकबरे के अभिलेख में क्या क्या कहा गया? दूसरा, सिकंदर ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया। किसको? थोड़े दिनों बाद ये किला किसको दे दिया गया? मालदेव सोनगरा का एक और नाम, वो किसका छोटा भाई था? कन्नरदेव सोनगरा का छोटा भाई था वो। अच्छा, उसके बाद में अगला राजा हम कौन सा पढ़ रहे थे? हमीर। हमीर ने किसको हरा के चित्तौड़ पे कब्जा बनी, इसलिए उसे मेवाड़ का क्या कहते हैं? कौन से गांव से गया था, इसलिए कौन सी ब्रांच आई? क्या टाइटल आया? पहले वाले क्या लगाते? तो अंतिम रावल कौन था? रतन सिंह था। हमीर ने बाद में यहाँ पे दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया? मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन से युद्ध में? कौन सी माता जी का मंदिर बनवाता? बरबड़ी माता का एक और नाम। ये मेवाड़ वालों की कैसी देवी है? तो इनकी कुल देवी कौन सी है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको क्या कहा गया? रसिक प्रिया नामक पुस्तक में। और कर्नल टोड क्या कहता है? क्या कहता है? प्रबल हिंदू। सिसोदा गांव की स्थापना किसने की थी? जावर में क्या निकलनी शुरू हो गई थी? किसके टाइम में? और किसने पिछोला झील का निर्माण करवाया? बंजारे कौन होते हैं? इसके पास में किसका चबूतरा है? इतनी बातें बड़ी। हाँ हाँ, क्या करेगा? क्यों लोड लेना इतना? कब उसने कब जीता चित्तौड़? बता दे बेस्ट। सुनो देख, अब मेवाड़ में पढ़ रहे राणा लाखा। क्या पढ़ रहे? राणा लाखा। मेवाड़ रियासत है ना। अच्छा, एक रियासत और हुआ करती, बूंदी। बूंदी हम पढ़ चुके। अच्छा, बूंदी में कौन से वंश का शासन था? चौहान। हाड़ा चौहान थे। कौन से चौहान थे? वहां राणा लाखा एक ब्याह करके आया। हाड़ाओं की जो बेटियां होती उनको बोलते फिर हाड़ी रानियां। तो एक हाड़ी रानी से लाखा जी शादी करके वापस आए। दूसरे तीसरे दिन रानी के पास महल में खाना खाने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने रानी से पूछा, आपका मन तो लग गया हमारे चित्तौड़ में इधर? उन्होंने कहा ठीक। कैसे यूं मुंह उतरा हुआ सा रहता आपका? आप घूम के आते हो बाहर, चित्तौड़ देख के आए हमारा, बाहर घूम लिया करो, थोड़ा मन लग जाएगा। उसने हाथ देख लिया, मैंने देख लिया, पूरा चित्तौड़ देख लिया, घूम ली मैं। कैसा लगा हमारा चित्तौड़? ठीक है। लाखन का केवल ठीक है? उसने कहा हाँ ठीक है, वैसे अच्छा है, पर बूंदी जितना अच्छा नहीं है।
लाखा जी आप तो पहला टुकड़ा लेके मुंह में डालने वाले थे, लाखा जी रुके, उनका रिपीट ये जो लास्ट में बोला था कि मतलब चित्तौड़ बूंदी जितना अच्छा नहीं है, उसने कहा अरे बूंदी बहुत अच्छा है, और आप कभी आओ ससुराल आओ, मैं ढंग से घुमाती हूँ आप, और तब आपको पता चलेगा बूंदी क्या चीज है। लाखन का नाना दुनिया का सबसे अच्छा गढ़ चित्तौड़गढ़ है, बाकी वाले गढ़ इससे अच्छे हो ही नहीं सकते, तो तुम कैसे कह सकते हो कि बूंदी ज्यादा अच्छा है। वो अड़ गई इस बात पे कि नहीं बूंदी ज्यादा। तो लखन का तुमने पूरा नहीं देखा होगा, आगे वो गोरा के महल, बादल के महल, पद्मिनी के महल वो नहीं देखे, उसने कहा पूरा देख लिया, पर बूंदी से चित्तौड़ अच्छा। लखा जिनका पक्का लास्ट बार बता तू कौन सा अच्छा है, तो उसको लगा डोकरा नाराज हो रहा है फालतू, तो उसने कहा नहीं नहीं चित्तौड़ अच्छा है, चित्तौड़ अच्छा। लखा जिनका सीरियसली पूछ रहा हूँ, पक्का पक्का बता कौन सा अच्छा है, उसने बूंदी। लखा जी बाहर आए, सेनापति को ऑर्डर दिया कि सेना तैयार की जाए, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। दुनिया का सबसे अच्छा किला चित्तौड़गढ़ है, लेकिन हाड़ी रानी का कहना है ज्यादा अच्छा किला कौन सा है, बूंदी, तो गिरा देते हैं, फिर तो चित्तौड़ रहेगा सबसे अच्छा किला। अब इधर उधर खुसर फुसर होनी शुरू हो गया, बूंदी पर अटैक हो रहा है, बूंदी पर अटैक हो रहा है। सियाने सोते जो आदमी थे, मंत्री संतरी थे, भाग के आए और उन्होंने आखा सर ऐसे मत करो, लोग क्या कहेंगे कि 3 दिन पहले तोरण मार के आया था, तलवार मारने आ गया, ये ठीक जमाई आया हमारे, तो ऐसे नहीं करते सर, थोड़े दिन बाद अटैक कर लेना। लाखा ने कहा नहीं, आज का आज मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं बूंदी को गिरा नहीं दूंगा तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। लोगों ने रानी को जाकर कि डाकी को क्या कह दिया तूने इसको, रानी अब आई मना इसको, रानी आई, रानी ने आके कहा कि अब मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या। जिनका मैंने 2 बार कहा था सीरियसली बता दे। फाइनली एक पंडित जी थे, वो थोड़े सियाने थे, वो आए साइड में लखा जी को लेके गए, उन्होंने लखा जी को कहा कि लखा जी एक काम करते हैं, चित्तौड़ से थोड़ा दूर बाहर की तरफ एक मकान बनाते हैं, एक कमरा बनाते हैं, और उस कमरे के बाहर लिखते हैं बूंदी का किला। क्या लिखते हैं, नकली बूंदी बनाते हैं। क्या बनाएंगे, और उस नकली बूंदी को गिरा दो तो कसम तो अभी अभी पूरी हो जाएगी आपकी, और जो बाकी है कि वास्तविक बूंदी को गिराना है तो 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद गिरा लेंगे सर, अभी गंदे लगेंगे, ससुराल पर अटैक कर दिया। लखन का जो करना फटाफट करो, भूख नाम की भी चीज होती है। इधर बाहर एक कमरा बनाया, फटाफट इधर सेना तैयार की, घोषणा की कि महाराणा लाखा अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, जो कोई बीच में आने की कोशिश करेगा उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और पूरे लाखा जी हाथी पे सवार होकर पूरा माहौल बना के निकले वहां से। जैसे उस कमरे के पास मुझे सेनापति ने कहा सर एक तीर मारो, एक तीर में गिर जाएगा, कसम तो पूरी करो, फटाफट खाना खाना आपको जाके। और वापस एक बार घोषणा करवाई गई, राणा लाखा बूंदी पर आक्रमण करने जा रहे हैं, आक्रमण शुरू होने वाला, और यदि किसी बूंदी वाले ने सामने आने की हिम्मत की तो देख लेना, इतने में सामने से दन दनाता हुआ तीर है, एकदम सनसनाता हुआ। लगना यार चेक करो रे, उधर कमरे में से तीर आ रहा है। अपने अभी तक घरों में रिवाज होता है कि भाई अपनी बहन की शादी होती है तो अपने परिवार का एक बंदा साथ में जाता, भाई चाचा जी कोई ना कोई साथ में जाते हैं। ये हाड़ी रानी जब शादी हो गई, इसका भाई था 15-16 साल का, उसके साथ में आया था कुंभाहाड़ा, क्या नाम था, कुंभाहाड़ा, वो साथ में आया हुआ था। उधर सैनिकों ने जाके देखा, पकड़ के लाए, सैनिकों ने कहा लखा जी तो आप साड़ा ही है, ये चला रहा है उधर से तीर, ये कुंभाहाड़ा चला रहा है। तो कुंभाहाड़ा को पूछा अरे क्या रे भाई तेरे, तू क्यों तीर चला रहा है। उसने कहा रुको पहले छोड़ो मेरे, पहले ये बताओ कि ये जो कमरा बनाया ये आपने नकली बूंदी बनाई है। कहा क्या इसको गिरा के आप कोई कस्में वादे पूरे करने वाले हो खुद के। अरे कहा साइड में आ जा रहा, जो करना है हमें करने दे। उसने कहा नहीं, बूंदी असली हो भले नकली, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है बूंदी नहीं गिरेगी। तो क्या करेगा, उसने युद्ध करो मेरे से, मेरी आंखों के सामने बूंदी कैसे गिराई जा सकती है। उसकी बहन को बुलाया, खूब समझाया जितना समझाना था उसको, वो नहीं माना, फिर पहले उसको मारना पड़ा, बाद में जाके उस कमरे को गिराना पड़ा। कोई पूछेगा आपसे कि नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था, कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन असली गढ़ पर आन। कि जब नकली किला बिना लड़ाई के नहीं दिया था तो असली गढ़ जीतने के लिए तो आपको कई युद्ध करने पड़ जाए। टोड को अपनी ऐसी कहानियां पसंद आई थी, टोड को लगा ठीक आदमी था, पक्का पक्का पता था कि मरेंगे, उसके बाद लड़ लिया। लड़ना तो यही है भाई, जिस युद्ध में आपको पता हो जीत जाएंगे उसमें तो क्या ही लड़ना है। जब आपको पता है कि मौत सामने है और उसके बावजूद आप लड़ रहे हो, केवल इस बात के लड़ रहे हो नहीं, आन बान शान नाम की भी कोई चीज होती है। तो वो बंदा कौन था, कुंभाहाड़ा। लिखो, कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड वाइल फाइटिंग वाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड वाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड वाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। किसकी रक्षा करते हुए मारा गया, नकली बूंदी। मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ रहे हैं अपने, गोहिल वंश। राजा कौन पढ़ रहे हैं अपने, राणा लाखा। कौन है, राणा लाखा का सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था चुंडा। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, चुंडा। इधर पास में एक रियासत और पड़ा करती थी, मारवाड़। कौन सी रियासत थी, राठौड़ वंश का शासन था यहां पे, और यहां का जो राजा था उसका नाम भी चुंडा। उसका नाम भी क्या, ये ध्यान रखना थोड़ा सा ना, कि मारवाड़ में तो राजा का नाम चुंडा है और मेवाड़ में जो राजकुमार उसका नाम क्या है, चुंडा। ये जो मारवाड़ का राजा चुंडा था, इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था,
कहां की राजकुमारी है? मारवाड़। कौन से राजा की बेटी है? चुंडा। और इनको मारवाड़ वालों को लगाकर हंसाबाई का रिश्ता किया जाए, शादी की जाए। कहां की जाए? आसपास में अच्छे राजकुमार देखो भाई, किसके साथ शादी करें। और आसपास में राजकुमार देखे, समझ में आया कि यार मेवाड़ वाला चुंडा जो है वो योग्य राजकुमार है। लाखा जी बूढ़े हो गए थे, लाखा जी की उपस्थिति के अंदर भी मेवाड़ का शासन यदि कोई संभाल रहा था तो कौन संभाल रहा था? सीधी सी बात है, लाखा जी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा। तो मारवाड़ वालों ने कहा कि अपने हंसाबाई की शादी किससे कर देते हैं? चुंडा। हंसाबाई की शादी चुंडा के साथ करेंगे, चुंडा राजा बनेगा तो हंसाबाई पटरानी, ये मुख्य रानी बनेगी। हंसाबाई मुख्य रानी होगी तो हंसाबाई का जो बेटा होगा वो क्या बनेगा? मेवाड़ का अगला राजा। और कोई भी रियासत वाले ये चाहते थे कि उनकी बेटी का बेटा अगला राजा बने किसी दूसरी रियासत का जाके, ताकि रियासतों के बीच में रिलेशन अच्छे रहे। तो भाणजा दोहिता बन जाएगा तो आपस में लड़ाइयां झगड़े थोड़े कम होंगे, ठीक रिश्ते बने रहेंगे अपने। तो इन्होंने इधर से चुंडा ने अपने 5 बंदे भेजे कि जाओ और जाके रिश्ते की बात करके आओ। लाखा जी का दरबार लगा हुआ। लाखा जी थोड़े कम ही रुचि लिया करते राजकाज के अंदर, चुपचाप अपनी सीट पे बैठे रहते, सारा राजकाज चुंडा ही संभालता था। और वैसे भी युवराज, राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता है, इसको राजा बनना होता है, उसको क्या बोलते हैं? युवराज। युवराज ही शासन देखने लग जाता था अंतिम समय में जाके। तो चुंडा बैठा बैठा एकदम राजा वाली जो सीट पे लाखा जी बैठे, पास वाले पे चुंडा बैठा, पूरा शासन संभाले, दरबार लगा हुआ। और गेटकीपर ने आगे कहा कि भाई मारवाड़ से 5 दूत आए बातचीत करने के लिए। लाखा जी ने लाओ भाई सम्मान अंदर लेके आओ सबको। अंदर आए, दूत ने आते नमस्ते किया लाखा जी को। लाखा जी ने पूछा कि हाँ भाई समाचार बताओ, मारवाड़ में सब राजी खुशी है? राणा जी की दया है, मेवाड़ राणा जी की दया हो, फिर कौन राजी खुशी नहीं रहे? बताओ क्या समाचार लाए? और उन दूत के मुंह से निकला कि हम नारियल लेकर आए हैं। क्या लेके आए? नारियल का मतलब होता है लड़की का रिश्ता लेके आए। और जैसे उन्होंने कहा नारियल लेके आए, लाखा जी जोर जोर से हंसे। लाखा जी ने कहा हा हा हा, अब बुढ़ापे में भी हमारे लिए रिश्ते आ रहे हैं। लाखा जी को लगा रिश्ता मेरे लिए है, और हाथों हाथ दूत को अपनी गलती का एहसास हो, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, वो रिश्ता हम आपके लिए नहीं लेके आपके बेटे। अब ये कहते लाखा जी तो चुप हो गए। सामने जो पब्लिक बैठी थी वो हंसने लगी। क्या डोकरे को देखो, पैर कब्र में है पर दिल है कि मानता नहीं। बुढ़ापे में ब्याह करना है अब इनको। अब सब हंसे तो चुंडा को बड़ा अजीब लगा। अपने सामने अपने यूं पापा पे को हंस जाए तो बुरा तो लगे। और चुंडा ने उन दूत को कहा कि थैंक यू, आप मेरे लिए रिश्ता लेके आए, लेकिन आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा मेरे पिताजी जाहिर कर चुके हैं, इसलिए आपकी जो राजकुमारी है मेरे लिए मम्मी समान है, इसलिए मैं आपकी राजकुमारी से शादी नहीं करूंगा। आप अपनी राजकुमारी की शादी मेरे पिताजी से, राणा लाखा से कीजिए। वो जो दूत आए थे उन्होंने कहा कि चुंडा तू एक बार पिताजी को ढंग से देख ले, फिर तेरा जीव मान जाए कोई कन्या बर्बाद करनी है तो हम तो दे जाएंगे, इसको दे जाएंगे। तो चुंडा ने कहा मैंने कब कहा कि यहां पर ही रिश्ता करो, आप कहीं और कर दो जाके, लेकिन मैं नहीं करूंगा। वो बाहर आए, बाहर आके उन्होंने 500 ने बात की कि यार बाप बेटा दिमाग खराब हो गया, बापू गए मुझे ब्याह करना है, बेटा गए हाँ बापू का ब्याह करो पहले। पर किसी ने कहा यार ये गलती तो अपनी, अपने पूरा बोले नहीं थे। और अब यदि वापस गए और इस चुंडा को जाके बताया कि हम रिश्ता कर ही नहीं पाए तो राजा नाराज होगा फालतू में, फिर भेजा किस लिए था जब तुम रिश्ता ही नहीं कर पाए। तो क्या लाखा के साथ ही कर देते? तो क्या लाखा के साथ करने में दिक्कत तो कोई नहीं है, पहले बुढ़ापे में राजाओं के ब्याह हुआ करते थे इस प्रकार की शादियां। पर यदि लाखा के साथ हंसाबाई की शादी की जाती है तो भी राजा तो कौन बनेगा? चुंडा। हंसाबाई का बेटा तो राजा बनेगा नहीं। और एक भाई राजा बनता तो बाकी भाइयों को ठिकाने मिलते, 1-2 गांव मिलेंगे। पर यार ये तो बेइज्जती है कि मारवाड़ के राजा की बेटी का बेटा 2 गांव लेके बैठा रहेगा। नहीं, ऐसा रिश्ता थोड़ी होता है यार, रिश्ता तो फिर बराबर से किया जाएगा। अपना दोहिता या भांजा राजा बने जाके आगे। एक उनमें थोड़ा सियाना आदमी था, उसने कहा अंदर चलो मैं बात करता हूं। अंदर गए वापस और अंदर जाके कहा चुंडा का, चुंडा हम तेरे पिताजी लाखा से अपनी राजकुमारी हंसाबाई की शादी करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी कुछ कंडीशन है। बताओ कंडीशन क्या है? कि तुम कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दो हमें कि तुम्हारे पिताजी लाखा जब मरेंगे तो अगला राजा कौन बनेगा? उसने निसंदेह मैं बनूंगा, और कौन बनेगा? सबसे बड़ा बेटा मैं हूं। कि बस ये एक ही बात है, यदि अगला राजा तू नहीं बने और अगला राजा हंसाबाई का जो बेटा उसको बनाया जाए तो तुम लाखा की शादी हंसाबाई से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। चुंडा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि आप हंसाबाई की शादी मेरे पिताजी लाखा के साथ करते हैं तो अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, बल्कि मेरा जो सौतेला भाई होगा, जो हंसाबाई का बेटा होगा, उसको बनाया जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा या तो भीष्म ने की थी या चुंडा कर रहा था, इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। क्या कहते हैं चुंडा को? मेवाड़ का क्या कहते हैं? तो कोई पूछेगा आपसे कि मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है? चुंडा कहा जाता। चुंडा किसका राजकुमार है? राणा लाखा का। कहते हैं कि महाभारत काल के अंदर हस्तिनापुर के सम्राट हुआ करते महाराज शांतनु। कौन थे? महाराज शांतनु सम्राट हुआ करते। महाराज शांतनु एक दिन नदी किनारे घूम रहे थे और वहां नदी किनारे उनको एक नवयुवती पसंद आती है, सत्यवती। क्या नाम था लड़की का? और वो सत्यवती से शादी की इच्छा जाहिर करते हैं। तो सत्यवती के पिता ने कहा कि महाराज शांतनु कल मैं आपके दरबार में आके इस बारे में बातचीत करना चाहूंगा। अगले दिन सत्यवती के पिता जो थे वो दरबार में आए और उन्होंने आके कहा कि महाराज शांतनु मैं आपके युवराज से बात करना चाहता हूं, मतलब आपका जो सबसे बड़ा बेटा उससे बात करना चाहता हूं। सबसे बड़े बेटे का नाम था देवव्रत। क्या नाम था? और उन्होंने कहा कि राजकुमार देवव्रत मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता मेरी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं? राजकुमार देवव्रत ने कहा हाँ साहब मुझे पता है इस बात का। तो राजकुमार देवव्रत मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल मेरा यह है कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद में अगला हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा? देवव्रत ने कहा मैं बनूंगा, सबसे बड़ा बेटा मैं हूं, युवराज हूं। उसने कहा नहीं,
यदि सत्यवती का बेटा बने तो हम शादी करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे। देवव्रत ने कहा कि ठीक है, चलो आपकी यही इच्छा है, मेरे पिता भी ये शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं राजगद्दी का त्याग करता हूं और मेरा जो सौतेला भाई होगा, जो सत्यवती का बेटा होगा, उसको क्या बनाया जाएगा, राजा। सत्यवती के पिता ने कहा कि पर देवव्रत तुम शादी तो करोगे? देवव्रत ने कहा हाँ मैं विवाह करूंगा, तो तुम्हारे बेटे होंगे, और तुम्हारे जो बेटे होंगे, तुम्हारे जो सौतेले भाई मतलब सत्यवती के जो बेटे होंगे, उनकी उम्र में ज्यादा डिफरेंस तो होगा ही नहीं, और कल को तुम तो राजगद्दी छोड़ दोगे, पर तुम्हारे बेटे क्लेम करेंगे, और तुम्हारे बेटे कहेंगे यार पिता ने राजगद्दी छोड़ दी, बाकी हमारी थी राजगद्दी तो, और वो यदि मेरे दोहितों को, सत्यवती के बेटों को हटा के यदि राजा बन गए तो। देवव्रत ने कहा कि यदि आपको इतना संदेह होता है तो मैं आपके सामने एक और प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह भी नहीं कर। राजकुमार देवव्रत ने उस दिन दो भीषण प्रतिज्ञाएं की थी। एक प्रतिज्ञा थी कि वो राजगद्दी ग्रहण नहीं करेगा, और दूसरी प्रतिज्ञा थी कि विवाह नहीं। ऐसी भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण उस राजकुमार देवव्रत को हम भीष्म कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? भीष्म नाम से जानते हैं। पर चुंडा प्रैक्टिकल था। चुंडा ने एक ही प्रतिज्ञा की कि मैं राजा नहीं बनूंगा। चुंडा ने कहा विवाह करूंगा, जितने किए जा सकते हैं उतना करूं, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं उतना दूंगा। इसलिए चुंडा के पीछे पूरी एक ब्रांच चली है, चुंडावत। कौन सी ब्रांच चली है? क्योंकि मैं आगे कई बार क्लास में जब पढ़ाता हूं और चुंडा के वंशजों को यह ठिकाना दिया गया, कोई खड़ा होता है सर चुंडा ने तो शादी नहीं की थी। तो चुंडा ने शादी की थी, चुंडा खूब सारे टाबर हुए थे, पर चुंडा ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं राजा। कलयुग में यह भी तो बड़ी बात है, ये वो दौर था जब राज के लिए बाप को मार दिया करते हैं, कि जगदेव अर्णोराज को मार के राजा बनता है। जब राज के लिए बाप को मार दिया करते, उस समय बाप की शादी के लिए राज छोड़ देना अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए चुंडा क्या कहा जाने लगा, मेवाड़ का। और बाद में हंसाबाई की शादी किसके साथ की गई? एक बार ये उतार लो, जीता बोर्ड पे लिखा उतार लो, फिर मैं लिखवा भी दूंगा, पर एक बार थोड़ा सा यूं मैप बना लो आप। फटाफट जल्दी उतार लो ना, इसमें लिखवाऊंगा सारी बातें, पर यूं थोड़ा बना हुआ रहता है तो याद जल्दी हो जाता है। और उसमें भी अपने तो खास बात यही है कि मेवाड़ का भीष्म था। उतार लिया? लिखवा दूं? लिखो अपने तो। मारवाड़ के राजा चुंडा ने, मारवाड़ किंग चुंडा, मारवाड़ के राजा चुंडा ने, मारवाड़ किंग चुंडा, मारवाड़ के राजा चुंडा ने, मारवाड़ किंग चुंडा अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया। मैरिड हिज प्रिंसेस हंसाबाई टू राणा लाखा ऑफ मेवाड़। अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया। मैरिड हिज प्रिंसेस हंसाबाई टू राणा लाखा ऑफ मेवाड़। अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया। अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया। मैरिड हिज प्रिंसेस हंसाबाई टू राणा लाखा ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राणा लाखा से किया। अगली लाइन चेंज करके लिखना। इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने, इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने, दिस टाइम लाखा सन चुंडा, इस समय लाखा के बेटे चुंडा ने, दिस टाइम लाखा सन चुंडा, लाखा के बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की, टुक ओथ, प्रतिज्ञा की, टुक ओथ, प्रतिज्ञा की, टुक ओथ कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा। दैट ही विल नॉट बिकम नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़। दैट ही विल नॉट बिकम नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा। दैट ही विल नॉट बिकम नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा। दैट ही विल नॉट बिकम नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, बल्कि हंसाबाई का बेटा बट सन ऑफ हंसाबाई, बल्कि हंसाबाई का बेटा बट सन ऑफ हंसाबाई, बल्कि हंसाबाई का बेटा बट सन ऑफ हंसाबाई मेवाड़ का अगला राजा होगा। विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का अगला राजा होगा। विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़। लाइन चेंज करके लिखो, स्टार लगा लिखना, काम की बात यही है। इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। सो चुंडा इज नोन एज भीष्म ऑफ मेवाड़, इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं।
सो चुंडा इज नॉन एज भीष्म ऑफ मेवाड़। चुंडा क्या कहते हैं मेवाड़ का? भीष्म। पूरा दरबार राजीव है भाई, सबने तालियां बजाएगी यार। ये होता है देखो, या तो भगवान श्री राम ने अपने पिता के कहने पर भरत को राज्य सौंप दिया और खुद वनवास के लिए चले गए थे, या इस घनघोर कलयुग में चुंडा अपने पिता की शादी के लिए अपने राज्य का त्याग कर रहा है। तो सब दरबारियों ने कहा कि साहब जब बंदा 1 नंबर की सीट छोड़ने के लिए तैयार है तो 2 नंबर तो दो। यदि नरेंद्र मोदी नहीं बनाओ तो अमित शाह तो बनाओ, सेकंड लीड तो दो यार कम से कम बंदे को। तो हाँ ठीक है भाई दे देंगे। अब होता क्या था, सीधा सिस्टम था भाई, एक भाई तो क्या बन जाएगा? राजा, और बाकी भाइयों को क्या मिलेंगे? ठिकाने। मेवाड़ में सबसे बड़ा ठिकाना जो हुआ करता उस ठिकाने का नाम था सलुम्बर। क्या नाम था? उदयपुर के अंदर एक ठिकाना पड़ता था, इस ठिकाने का नाम क्या था? तो यार जो आदमी राजधानी छोड़ रहा है, एक भाई को राजधानी मिलेगी, बाकी भाइयों को ठिकाने मिलेंगे, तो जो राजधानी छोड़ रहा है उसको सबसे बड़ा ठिकाना तो दो कम से कम। और मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा हुआ करता? तो चुंडा को इस त्याग के कारण मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना दिया गया, जो कि कौन सा था? लाइन चेंज करके लिखो, इस त्याग के कारण, ड्यू टू दिस सैक्रिफाइस, इस त्याग के कारण, ड्यू टू दिस सैक्रिफाइस, चुंडा को सलुम्बर ठिकाना दिया गया। सलुम्बर ठिकाना वाज गिवन टू चुंडा, सलुम्बर ठिकाना वाज गिवन टू चुंडा, चुंडा को सलुम्बर ठिकाना दिया गया। चुंडा को सलुम्बर ठिकाना दिया गया, जो कि मेवाड़ रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था, विच वॉज बिगेस्ट ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट, जो कि मेवाड़ रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था, विच वॉज बिगेस्ट ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट, जो कि मेवाड़ रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था। सलुम्बर उदयपुर में जगह पड़ती है ना, जो कि मेवाड़ रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था। अब कहा भाई सबसे बड़ा दिया तो इसके पास पावर भी होनी चाहिए, बाकी लोगों की तुलना में इसके पास में अधिकार क्या होने चाहिए? ज्यादा। कि भाई राजा के नीचे सामंत होते हैं, तो अब ये कर लो कि राजा के बाद में जो जितने भी सामंत है उन सामंतों में सबसे बड़ा सामंत किसको मान लिया जाए? सलुम्बर वालों को मान लिया जाए। मतलब राजा और बाकी सामंतों के बीच में एक बंदा और वो बंदा कौन हो? सलुम्बर। उसकी स्थिति बाकी सामंतों से ज्यादा हो और राजा से थोड़ी कम, ये क्या कर लिया जाए? तो सलुम्बर के सामंत को विशेषाधिकार दिए गए। क्या दिए गए? देखो, सलुम्बर के सामंत को विशेषाधिकार दिए गए। सम स्पेशल राइट्स वर गिवन टू फेडरल लॉर्ड ऑफ सलुम्बर। सलुम्बर के सामंत को विशेषाधिकार दिए गए। सम स्पेशल राइट्स वर गिवन टू फेडरल लॉर्ड ऑफ सलुम्बर। सलुम्बर के सामंत को विशेषाधिकार दिए गए। सम स्पेशल राइट्स वर गिवन टू फेडरल लॉर्ड ऑफ सलुम्बर। जैसे जैसे कि भाई सलुम्बर ठिकाना किसको दे दिया गया? चुंडा। अब चुंडा के बाद में सलुम्बर का सामंत कौन बनेगा? उसका बेटा, पोता, पड़पोता। तो कम से कम चुंडा के परिवार के पास में ये हमेशा विशेष अधिकार बने रहे। क्या विशेष अधिकार? सुनना देखो इधर, मेवाड़ में राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये इस टाइम कौन तय कर रहा है? चुंडा। चुंडा कह रहा है मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि हंसाबाई के बेटे को बनाए। कहा आज के बाद भी मेवाड़ में जब कभी भी कोई भी राजा बने, सलुम्बर वालों से पूछ के बनाया जाए। सलुम्बर वाले जिसको कहेंगे वो तो राजा बनेगा। यदि सलुम्बर वालों ने वीटो कर दिया तो वो राजा, इसका मतलब राजा का राज तिलक हमेशा किसके द्वारा किया जाएगा? सलुम्बर के सामंत के द्वारा। किसके द्वारा? मतलब चुंडा के वंशजों के द्वारा। आज चुंडा तय कर रहा है, कल चुंडा का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोते तय करेंगे कि मेवाड़ में राजा कौन बनेगा और कौन राजा। तो मेवाड़ के राजा का राज तिलक हमेशा कहां का सामंत करेगा? सलुम्बर का जो सामंत होगा वो करेगा। अच्छा, जितने भी कागज होते हैं उन कागजों पे साइन किसके होते हैं? राजा के। कहा राजा तो यहां साइन करेगा, साथ में एक साइन और करवाना पड़ेगा सलुम्बर के सामंत। तो मेवाड़ के जितने कागज होंगे उन पे राजा के साथ साथ एक बंदा और साइन करेगा। कौन करेगा? सलुम्बर। अच्छा, राजा के पास में राजधानी होती है, सामंतों के पास क्या होते हैं? ठिकाने। मान लो किसी कंडीशन में राजा राजधानी में नहीं है, राजा ब्याह करने के लिए बाहर चला गया, राजा तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया, राजा युद्ध लड़ने के लिए बाहर चला गया, तो राजधानी को कौन संभालेगा? कि सलुम्बर का सामंत। कि नरेंद्र मोदी देश में नहीं तो अमित शाह संभालो। अच्छा, मेवाड़ की सेना जहां कहीं भी जाएगी, युद्ध लड़ने के लिए जहां कहीं भी जाएगी, तब जो सेनापति होगा मेवाड़ की सेना का, वो हमेशा कौन होगा? सलुम्बर का। इसका मतलब सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का क्या करेगा? राजा के साथ साथ सभी कागजों पर क्या करेगा? राजा नहीं है तब किसको संभालेगा? और जब भी सेना जाएगी तो उसका सेनापति हमेशा कौन होगा? चलो, तो बाकी लोगों की तुलना में अधिकार हो गए। इसका मतलब है कि आपको पूछेगा कि मेवाड़ में कहां के सामंत के पास में सबसे अधिक अधिकार हुआ करते थे, या मेवाड़ के प्रशासन में कहां का सामंत मुख्य भूमिका निभाया करता था। अब मेंस में कोई क्वेश्चन पूछेगा मेवाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन में सलुम्बर के सामंत का क्या रोल था, बता सकते हो? कि सलुम्बर मेवाड़ रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना था, जो कि चुंडा को उसके त्याग के कारण दिया गया था, तथा वहां का सामंत राजा का राज तिलक करता था, सभी कागजों पर राजा के साथ में साइन करता था, राजा नहीं है तब राजधानी को संभालता था, और जब भी उनकी सेना जाती तो उनका क्या हुआ करता था? लिखवा दो, एक नंबर लगा के लिखो। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। फेडरल लॉर्ड ऑफ सलुम्बर विल कोरोनेट किंग ऑफ मेवाड़। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। फेडरल लॉर्ड ऑफ सलुम्बर विल कोरोनेट किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। विल कोरोनेट किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। 2 नंबर लिखो। वह मेवाड़ के राणा के साथ ही अलोंग विथ किंग ऑफ मेवाड़
वह मेवाड़ के राणा के साथ, ही अलोंग विथ राणा ऑफ मेवाड़, ये लिख लो। वह मेवाड़ के राणा के साथ, ही अलोंग विथ राणा ऑफ मेवाड़, सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा, विल साइन ऑल डॉक्यूमेंट्स, सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा, विल साइन ऑल डॉक्यूमेंट्स। कि राजा के साइन तो होंगे, राजा के साथ साथ में एक साइन और करवाने पड़ेंगे आप। अगला लिखो, राणा की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ राणा, राणा की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ राणा, राणा की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ राणा, वह राजधानी को संभालेगा, ही विल हैंडल कैपिटल, वह राजधानी को संभालेगा, ही विल हैंडल कैपिटल, वह राजधानी को संभालेगा, ही विल हैंडल कैपिटल। और लास्ट लिख लो, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, ही विल ऑलवेज बी कमांडर इन चीफ ऑफ मेवाड़ आर्मी, ही विल ऑलवेज बी कमांडर इन चीफ ऑफ मेवाड़ आर्मी, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, ही विल ऑलवेज बी कमांडर इन चीफ ऑफ मेवाड़ आर्मी, हमेशा मेवाड़ की सेना का क्या होगा, सेनापति होगा। ये सब सुविधाएं किसको दी गई? चलो अच्छा, लास्ट वाली लाइन वापस पढ़ो, देखिए, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का क्या होगा। चलो, इसका मतलब है कि मेवाड़ की सेना जब कभी भी कहीं भी लड़ने के लिए जाएगी, वहां पर सबसे आगे, भाई पूरी मेवाड़ की सेना गई, खूब सारे लोग खड़े हैं, सबसे आगे वाली जो टुकड़ी होगी उसके अंदर सलूम्बर का सामंत अपने सैनिकों को लेकर खड़ा रहेगा। इसका मतलब मेवाड़ की सेना में सबसे पहले आक्रमण करने के लिए कोई जाएंगे तो जाएंगे सलूम्बर वाले। कौन जाएंगे? और सेना की वो टुकड़ी जो सबसे पहले अटैक किया करती उसको बोलते हरावल। क्या बोला करते? और सेना की वो टुकड़ियां जो पीछे रहा करती थी उनको बोलते चंदावल। क्या बोला करते? अब कोई पूछे आपके मेवाड़ की हरावल में कहां का सामंत रहता था, है ना, या सलूम्बर का सामंत मेवाड़ की सेना के कौन से भाग में रहता था? हरावल का मतलब क्या हुआ? सेना का अग्रिम भाग। चंदावल का मतलब क्या हुआ? सेना का पश्च भाग, है ना। लिख लो, ये लिख लो नीचे, ये पॉइंट्स हो गए सारे, अलग से लिखे दो बॉक्स में बंद कर लेना। हरावल बराबर सेना का अगला भाग। कोई प्री में पूछ ले हरावल क्या होती है? होली पर छोड़े जाने वाले गुब्बारे। आपको लगे यार को छोड़ दिए होंगे हरे रंग के भर के। सेना का अगला भाग फ्रंट पार्ट ऑफ आर्मी, फ्रंट पार्ट ऑफ आर्मी, बॉक्स में बंद कर लो। एक लिख लो चंदावल सेना का पश्च भाग, बैक पार्ट ऑफ आर्मी, सेना का पिछला भाग है सेना का पश्च भाग, फ्रंट पार्ट ऑफ आर्मी और बैक पार्ट ऑफ आर्मी। सेनापति चला जाएगा तो और किसी को देते, सेनापति के भाई को देते। राजा नहीं जाता, राजा संभाल लेता खुद। ठीक है, अगला राजा लिखो अब, मोकल। पिता लाखा और माता हंसाबाई। हंसाबाई और लाखा का जो बेटा हुआ उसका नाम क्या था बाद में? मोकल। मोकल के पिताजी का नाम क्या है? लाख, और मां का नाम क्या है? हंसाबाई। और ये कहा था कि हंसाबाई का जो बेटा होगा मेवाड़ का अगला राणा बनेगा। लाखा जी मरे तब मोकल छोटा ही था। मोकल छोटा था तो हंसाबाई को बेचारी को डर लगा, और हंसाबाई को लगा कि यार ठीक है, चुंडा ने तब लोगों के बीच में कहा तो था कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, बल्कि अगला राजा किसको बनाएंगे? हंसाबाई के बेटे को। पर लोगों के बीच में बात को कहना और उसको इंप्लीमेंट करना दो अलग अलग बात है। और राज के लिए बाप को मार देते हैं, ये तो सोतेला भाई है। कहीं ये नहीं हो कि चुंडा आप मेरे बेटे को मार के और खुद राजा बन जाए। और उसे बेचारी को डर लगा, और उसे लगा भाई रे ऐसा राज अपने नहीं चाहिए जिसमें बेटे की जान चली जाए। और उसने चुंडा को बुलाया, चुंडा को बुला कि चुंडा जी लो बता दो, कोई एक दो गांव हमें दे रहे हो तो दे दो, मैं वहां जाके अपने बेटे के साथ बैठ जाती हूँ। चुंडा ने कहा क्या बात करते हो, आप राजमाता हो, राजा की माँ हो, तो राजधानी में रहोगे। एक गांव तो मुझे मिला सलूम्बर, मैं जाके सलूम्बर में रुकूंगा। क्या नहीं नहीं, अब मैं समझती हूँ, लोगों के बीच में आपने इस प्रकार की बातें कह दी होगी, कल को मेरे बेटे को मारो, उससे अच्छा मेरा बेटा जिंदा रहे, आप बन जाओ राजा, हमें नहीं चाहिए राज। तो चुंडा ने कहा इसका मतलब आपको मेरे पे डाउट है? उनका नहीं, डाउट की बात नहीं, पर दुनिया इसी प्रकार की है, इस प्रकार के कांड होते हैं, तो क्या पता कल को खुदा ना खास्ता क्या हो जाए। तो चुंडा ने कहा कि देखो मेरे पास ये ताकत भी है कि मैं मेवाड़ के राजा का राज तिलक करूंगा, और आपको इतना डाउट है तो अभी मैं हाथों हाथ मोकल का राज तिलक करता हूँ, मोकल को गद्दी पे बिठाता हूँ। और मोकल चूंकि भी टाबर है, इसलिए जब तक मोकल सैना नहीं हो जाए मैं राज को संभालता और रहूंगा, मैं मोकल का संरक्षक बनूंगा। क्या बनूंगा? जब भी राजा छोटे हुआ करते उनकी मम्मी वगैरह शासन संभाला करती, मम्मी संभाल लिया करती, रिश्तेदार संभाल लिया करते। चुंडा ने कहा संरक्षक मैं बनूंगा। तो गार्जियन कौन बना? लिख लो, संरक्षक गार्जियन। गार्जियन कौन बना? चुंडा। अब भाई राजा वाली सीट पे जाके मोकल बैठे, पास वाली सीट पे चुंडा बैठे। लाखा जी के टाइम में शासन कौन संभालता था? चुंडा। अब मोकल छोटा है तो शासन कौन संभालेगा? चुंडा। पर ये हंसाबाई को पसंद नहीं आता।
अब चुंडा उसको था ऐसे खड़ा, वैसे बैठ, ऐसे चल के जा, इसको नमस्ते कर, इसका नमस्ते नहीं करना, सब समझाता उसको, एटिकेट सिखाता कि राजा में क्या क्या लक्षण होने चाहिए। और हंसाबाई को ये पसंद नहीं है। हंसाबाई ने दिन चुंडा को बुला, कहा मुझे पता था आप यही करोगे, और क्या तरीका है, मेरे बेटे को मनमोहन सिंह बना के छोड़ दिया आप, और आपको खुद को ही राजा बनना है तो बैक सीट से क्यों कर रहे हो, फ्रंट पे आओ, आप बनो राजा और हमें निकाल दो, जहां निकालना वहां निकाल दो। अरे चुंडा ने कहा अरे नाराज होने की क्या बात है इसके अंदर, मैं तो इसको सिखाता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, इसको सब आता है, ये तो आप बड़े भाई हो इसलिए थोड़ी लिहाज रखता है आपको, इसलिए बातें मान लेता है। आपको क्या लगता है इसको आता नहीं, अरे टाबर है, इसको कहां से आएगा, नहीं सब आता है इसको, आप पंचायती करने की आवश्यकता नहीं आप। तो चुंडा ने कहा इसका मतलब आपको मेरे पे विश्वास नहीं कि मरे नहीं है, और मुझे पक्का लगता है कि आप इसको मार के राजा बनोगे। तो चुंडा ने कहा फिर ये राजगाद आप ही संभालो, मत और कहीं जाके नौकरी कर लूंगा। चुंडा मेवाड़ी छोड़ देता है, चुंडा मालवा चला गया। कहां चला गया, लिखो, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसट्रस्ट ऑफ हंसाबाई, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसट्रस्ट ऑफ हंसाबाई, चुंडा मालवा चला जाता है। चुंडा मूव टू मालवा, पास में मालवा पड़ता, मेवाड़ के आगे वाली साइड में मालवा था, तो चुंडा कहां चला गया, मालवा। चुंडा जब मालवा गया तो मालवा में एक सुल्तान हुआ था, उसका नाम था होसंगसा। क्या नाम था, लिख लेना कोष्टक में, सुल्तान होसंगसा, ताकि याद रहेगा भाई चुंडा मालवा के कौन से सुल्तान के पास गया था, कौन से सुल्तान के पास गया था, होसंगसा। मालवा कौन से सुल्तान के पास गया, होसंगसा, लिख लिया। अब जब चुंडा चला गया तो हंसाबाई की समझ में आई कि मोकल तो टावर है, वास्तव में शासन संभालेगा कौन, इतना दिन तो चुंडा जी संभाल रहे थे, और हंसाबाई को अपना भाई याद आता है। यहां जो ये मारवाड़ वाला चुंडा था, इस मारवाड़ वाले चुंडा के राजकुमारी थी, उसका नाम तो क्या था, हंसा। इसका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था रणमल। क्या नाम था, हंसाबाई का भाई है रणमल। अच्छा, चुंडा के कई बेटे और हैं, हिसाब यह कहता है कि चुंडा के मरने के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा राजा बनना चाहिए। बड़ा बेटा कौन है, रणमल। पर चुंडा भाई मरते मरते रणमल को राजा नहीं बना के गया, आपने एक और बेटे को राजा बना गया, उस बेटे का नाम था कान्हा। क्या नाम था, पहले क्या राजा की रानियां होती खूब सारी, जिस रानी की राजा के साथ में ज्यादा बनती थी उसका बेटा राजा बन जाता। इसका मतलब कान्हा की मम्मी की चुंडा से ठीक बनती, तो कान्हा की मम्मी राजा किसको घोषित करवा देती है, कान्हा को, इसलिए रणमल बेरोजगार। तो रणमल बेचारा यूं ही घूम रहा। तो हंसाबाई को रणमल याद आया, और हंसाबाई ने रणमल को मैसेज किया कि भैया उधर तुम्हारे को नया बैच शुरू नहीं हो रहा, हमारे 28 तारीख से हो रहा है, और तू इधर आके फटाफट नए बैच में एडमिशन ले ले ताकि तैयारी शुरू कर ले, क्यों घूम रहा है उधर। तो हंसाबाई ने रणमल को काम बुला लिया मेवाड़, और चुंडा का संरक्षक बना दिया। चुंडा के दो संरक्षक बने, सॉरी मोकल के, मोकल का पहला संरक्षक तो कौन बना, चुंडा, और दूसरा संरक्षक कौन बनता है, लिख लो संरक्षक रणमल। नहीं समझ में आए तो चुंडा वाले के आगे फर्स्ट लिख दो, रणमल के आगे सेकंड लिख लो। गार्जियन बराबर रणमल, संरक्षक बराबर रणमल, और रणमल के कोष्टक में लिखना हंसाबाई का भाई, ब्रदर ऑफ हंसाबाई। तो कोई पूछेगा भाई मेवाड़ के राणा मोकल के दो संरक्षक बने थे बचपन में, कौन कौन थे, देख तो कौन बना था, चुंडा। फिर चुंडा तो कहां चला गया, मालवा, कौन से सुल्तान के पास, होसंग। तो बाद में कौन बना, रणमल। चुंडा तो मोकल का क्या लगता है, भाई, क्या लगता है, सौतेला भाई लगता है उसका। और रणमल क्या लगता है, रणमल मामा। तो एक बार तो भाई ने संभाला कुछ दिन के लिए, बाद में किसने संभाला, मामा। अब इतने में मोकल थोड़ा सियाना हो गया, सियाना हो गया तो उसने कहा मामा जी डन, अब मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो। रणमल हंसाबाई के पास गया, हंसाबाई जाकर दीदी उद्देश्य तो कंप्लीट हो गया, सिखा दिया हमने जितना सिखाना था इसको। तो हंसाबाई ने कहा थैंक यू भाई, थैंक यू, तूने हमारे यहाँ पे काम संभाल लिया, वरना काम कौन करता हमारे। अब ठीक है तू घर पे जा सकता है। और रणमल रोया जोर जोर से। रणमल ने कहा कहां जाऊं, कहा मारवाड़। तो कहा दीदी तेरे को पता नहीं है कि मारवाड़ में मैं राजा नहीं हूं, वहां का राजा कौन है। और अब तो कान्हा ही मर गया था, कान्हा का बेटा राजा बना था सत्ता। कौन बना था, तो कहा मेरे हाथ में सत्ता नहीं है, सत्ता के हाथ में है, मैं वहां जाके करूंगा क्या। हंसाबाई ने कहा इसमें तो मैं क्या कर सकता हूं, पिताजी जिसको राजा बना के जाएंगे वही राजा बनेगा, पीहर के मामलों में मैं तो कहां इंटरफेयर करती घूमू। रणमल ने कहा नहीं दीदी तेरे को पीहर में इंटरफेयर नहीं करना, तू मेवाड़ में तो कुछ भी कर सकती है। उसने कहा मेवाड़ मेरा, मैं कुछ ही कर सकती हूँ, तो तू मेवाड़ की सेना दे दे मुझे, बाकी मैं देख लूंगा। हंसाबाई ने मेवाड़ की सेना का रणमल के साथ जाओ, जहां रणमल लेके जाए जैसा चाहे वैसा करो। रणमल वहां से मारवाड़ आया, सत्ता को उखाड़ फेंका वहां से, और रणमल मारवाड़ का राजा बन गया। तो रणमल मारवाड़ का राजा कहां की सेना की सहायता से बनता है, आगे पढ़ेंगे, रणमल पढ़ेंगे तब मैं वहां लिखा दूंगा, याद रहेगा तब मैं ये बात पूछूंगा। तब अब मोकल सेना हो गया, तो मोकल क्या क्या करवा रहा है। तो मोकल को लगा यार क्या करवाया जाए। तो यार एकलिंग जी का मंदिर कौन बनवा के गया था, बापा रावल। और मेवाड़ के राजा क्या मानते थे कि हम एकलिंग जी के दीवान, और उस मंदिर के 4 दीवारी नहीं थी। तो मोकल को लगा 4 दीवारी तो बनवाई जाए कम से कम। 4 दीवारी का बोलते हैं परकोटा। तो मोकल ने एकलिंग मंदिर का क्या बनवाया, परकोटा, लिख लो। मोकल ने एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। मोकल बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेंपल। मोकल ने एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। मोकल बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेंपल।
मोकल ने एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। कौन से मंदिर का परकोटा बनवाया? एकलिंग जी के मंदिर का क्या बनवाता है? परकोटा। कौन बनवाता है? अच्छा, मोकल ने चित्तौड़ में एक शिव जी का मंदिर बनाया। सुनना देखो इधर, एक पुराना मंदिर था, उसका पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर का नाम है समिधेश्वर। क्या नाम है? आप कहोगे सर हाँ समझ गए हम, जिनके पीछे भी वो लगा होता है, स्वर लगा होता है, सारे मंदिर किसके होते हैं? चित्तौड़ के किले का एक मंदिर था, इसका मोकल क्या करवाता है? पुनर्निर्माण। लिखो आप, फिर मैं समझाता हूं। चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ही रीबिल्ट समिधेश्वर टेम्पल इन चित्तौड़। चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ही रीबिल्ट समिधेश्वर टेम्पल इन चित्तौड़। चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ही रीबिल्ट समिधेश्वर टेम्पल इन चित्तौड़। समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो एकलिंग जी वाले मंदिर का परकोटा बनवाया, समिधेश्वर मंदिर क्या करवाया? पुनर्निर्माण। एक लाइन लिखना आपने, इसी के अंदर एक लाइन लिखना। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था। अर्लियर दिस टेम्पल वॉज कॉल्ड एज त्रिभुवन नारायण टेम्पल। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था। अर्लियर दिस टेम्पल वॉज कॉल्ड एज त्रिभुवन नारायण टेम्पल। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था। अर्लियर दिस टेम्पल वॉज कॉल्ड एज त्रिभुवन नारायण टेम्पल। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था, तथा इसे मालवा के भोज परमार ने बनवाया था। एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई भोज परमार ऑफ मालवा। तथा इसे मालवा के भोज परमार ने बनवाया था। एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई भोज परमार ऑफ मालवा। तथा इसे मालवा के भोज परमार ने बनवाया था। एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई भोज परमार ऑफ मालवा। मुझे नहीं लगता कि दो लाइनें मुझे समझानी चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। मैंने मालवा का भोज परमार बताया, तब मैंने बताया था कि उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। तब मैंने कहा था शिव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? तब मैंने कहा था इसका नाम त्रिभुवन नारायण इसलिए है क्योंकि भोज परमार की खुद की उपाधि क्या हुआ करती थी? त्रिभुवन। बाकी इस मंदिर कौन से भगवान जी का है? शिव जी। और सुनो देखो, इस मंदिर में आप शिव जी की मूर्ति देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे शिव जी समाधि में बैठे हैं। शिव जी किसमें बैठे? एकदम आंखें बंद, जैसे आदमी समाधि के अंदर बैठा हो। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ईश्वर समाधि में है। ईश्वर किसमें बैठा हुआ? तो समाधीश्वर 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 करते करते धीरे धीरे कैसे आगे आई बात समझे? त्रिभुवन नारायण मंदिर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि भोज परमार की उपाधि क्या थी? त्रिभुवन नारायण। समिधेश्वर या समाधीश्वर क्यों कहते हैं इस मंदिर को? क्योंकि ऐसे लगता है मूर्ति को देखे कि शिव जी किसमें बैठे हुए? समाधि के अंदर बैठे। पहले बढ़ेगी बात। इन्हीं दिनों गुजरात में एक राजा था, अहमद शाह। गुजरात में राजा कौन है? 1433 के आसपास की बात। और अहमद शाह को लगा कि यार अटैक कर देते अपने और मेवाड़ को जीत लेते हैं। 1433 में गुजरात का कौन सा राजा अटैक कर देता? कहां पर? मेवाड़। लिखो 1433 ईस्वी में, इन 1433 एडी। 1433 ईस्वी में 1433 एडी गुजरात के अहमद शाह ने, अहमद शाह गुजरात, गुजरात के अहमद शाह ने, अहमद शाह गुजरात, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इन्वेडेड मेवाड़, इन्वेडेड मेवाड़, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इन्वेडेड मेवाड़, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? अहमद शाह। अहमद शाह कहां का है? कब अटैक किया उसने? अच्छा, मोकल को लगा यार ये अंदर घुसेगा मेवाड़ के, अपने आगे जाके जवाब देते हैं, इसलिए मोकल सामने ही जाके बैठ गया। और राजसमंद में एक जगह पड़ती है जीलवाड़ा। कौन सी जगह? और मोकल उसको रोकने के लिए कहां पर बैठा हुआ है? उधर अहमद शाह की सेना आगे सामने पड़ी हुई है, इधर मोकल अपनी सेना लेके कैंप लगा रखा है। कौन सी जगह कैंप लगा रखा है? जीलवाड़ा कहां पड़ता है? राजसमंद में जीलवाड़ा नाम की जगह है। और वहां मोकल सोच रहा भाई कैसे लड़ाई करनी है, क्या करनी है। उधर अहमद शाह अपनी तैयारियां कर रहा है। पहले अपने लड़ाइयां तैयारियां करके करते कि भाई उधर अपना राजा वो तैयार करता, इधर ये राजा तैयार करता, फिर 15-20 दिन कैंप लगा के पड़े रहते सामने, बाद में लड़ते। ये नहीं मैं गुजरात वाले उधर से भाले लेके आ रहे हैं, इधर से भाले लेके जा रहे हैं, अचानक ही मार दिए जाके ना। कैंप वैंप लगाते, सेना वेना रुकती, उसके बाद लड़ाइयां शुरू होती। एक दिन मोकल अपने कैंप में अकेला बैठा हुआ है। मोकल सोच रहा है यार कैसे लड़ेंगे कैसे नहीं लड़ेंगे। तभी मोकल की सेना में 3 आदमी थे। किसकी सेना में? और उनकी थोड़े दिन पहले मोकल की किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। मतलब मोकल ने उनको कुछ कह दिया था, उन्होंने तब तो वो सामने प्रकट किया नहीं, और उनके मन में था यार हमें ऐसे कैसे कह दिया। तो थोड़े थोड़े मोकल से नाराज चल रहे थे। और उन्होंने देखा कि आज मौका ठीक है। मोकल अपने कैंप में अकेला बैठा, वो तीनों गए जाके मोकल को मार दिया। तो मोकल को उसके सैनिकों द्वारा मार दिया गया था। एक सैनिक का नाम था चाचा। क्या नाम था? अंकल नहीं है। नाम क्या इस बंदे का? एक बंदे का नाम है मेरा। क्या नाम है? मेरा चाचा नहीं, चाचा और मेरा। एक बंदे का नाम था महपा पवार। क्या नाम था? कौन कौन 3 बंदे बताओ देखे? चाचा, मेरा, क्या क्या नाम दोबारा बोलो। किसको मारा इन्होंने? कौन सी जगह पे मारा? उसमें मोकल किसका हमला रोकने के लिए गया था? देखो, जीलवाड़ा नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड जीलवाड़ा, जीलवाड़ा नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड जीलवाड़ा,
जीलवड़ा नामक स्थान पर इट पैलेस नेम्ड जीलवड़ा। चाचा मेरा तथा महपा पंवार ने, चाचा मेरा एंड महपा पंवार, चाचा मेरा तथा महपा पंवार ने, चाचा मेरा एंड महपा पंवार, चाचा मेरा तथा महपा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी थी, मर्डर्ड मोकल, मोकल की हत्या कर दी थी, मर्डर्ड मोकल। किसकी हत्या कर दी थी? मोकल। किसने? चाचा मेरा और महपा पंवार ने। कहां पे मारा उसको? जीलवड़ा। अगला राजा लिखो। युद्ध हुआ, युद्ध दूसरे दिन मेवाड़ की सेना लड़ी, अहमद शाह को भगा भगू दिया यहां से। स्टार लगा लेना भाई। सबसे काम का राजा कोई है तो कौन है आपके? कुंभा। प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछते हैं। लिख लो पिता मोकल। 2012 के मेंस में ये सवाल ही पूछ लिया था, कुंभा के पिता का नाम बताइए, और माता का नाम था सौभाग्यवती परमार। पिताजी का नाम क्या है? मोकल। मम्मी का नाम क्या है? सौभाग्यवती परमार। किसके मम्मी पापा है? कुंभा के। जब जीलवाड़ा में मोकल को मारा था तब कुंभा वहीं था, और चाचा मेरा और महपा पंवार इनकी प्लानिंग ये थी कि मोकल को मारने के बाद किसको मारेंगे? कुंभा। राजा को, राजकुमार दोनों को मार दिया जाए। लेकिन कुंभा के जो आसपास वाले थे उनको पता चल गया और उन्होंने कुंभा को निकाल दिया। यार तू एक बार तो निकल, लड़ाई झगड़े का टाइम है, बाद में देख लेंगे इनका क्या करना, तू एक बार निकल जा। और कुंभा वहां से निकल के चित्तौड़ आता है और चित्तौड़ आके अपनी दादी को पूरी बातें बताता है। दादी कौन है? और उसने दादी को कहा कि दादी जी ऐसे ऐसे पापा को तो मार दिया। किसने? तो चाचा मेरा और महपा पंवार। बाद में तो मैं तो इधर आ गया, वो किधर गए? तो वो मालवा भाग गए। किधर भाग गए? कौन कौन? किसको मार के किधर भाग जाते हैं? अब बेचारी हंसाबाई डरे। हंसाबाई को लगे कि जिन लोगों ने बेटे को मार दिया, इस बात की क्या गारंटी है वो पोते को नहीं मार देंगे। और उसे लगा कि अब अपने पोते को कौन बचाए। एक बार फिर उसको अपना भाई याद आया। हंसाबाई का भाई कौन था? तो कुंभा का संरक्षक भी किसको बनाया गया? लिखो संरक्षक रणमल, गार्जियन। संरक्षक रणमल किसको बनाया गया? अच्छा, रणमल आया मारवाड़ से मेवाड़ और हंसाबाई को पूछा भाई हाँ दीदी क्या दिक्कत होगी इस बार? और हंसाबाई ने रोते रोते पूरी बात बताई कि भाई इस प्रकार से तू गया और तेरे जाते मोकल अहमद शाह से लड़ने के लिए गया था और वहां जीलवाड़ा में चाचा मेरा और महपा पंवार ने तो मोकल को मार दिया। किधर भागे वो? तो उसने वो तो मालवा की तरफ भागे। मालवा का इन दिनों सुल्तान था महमूद खिलजी। कौन सुल्तान था? क्या नाम था? रणमल ने महमूद खिलजी के पास मैसेज किया कि महमूद खिलजी हमारे 3 बंदे तेरी बाउंड्री में घूम रहे हैं, चाचा मेरा और महपा पंवार, इनको पकड़ के हमें सौंपा जाए। महमूद खिलजी को मजे आ गए। महमूद खिलजी के लिए यदि मेवाड़ ताकतवर होता तो ठीक है, कमजोर होता तो ठीक है। और राजा मरा तो कमजोर हुआ है तो उसे लगा कमजोर ही रहने देते हैं और क्यों सौंपे अपने। ये यदि रहेंगे तो मेवाड़ के राजा को फिर डर रहेगा कि वो आके वापस मार सकते हैं, और यदि पकड़ लेगा तो इनको मार देगा तो वो एकदम निष्कंटक हो जाएगा, फिर अपनी तरफ हमला करेगा कहीं पर। और उसने कहा नहीं नहीं हमारे तो यहाँ कोई नहीं है। रणमल ने कहा हमारे पास पुख्ता जानकारी है, वो तीनों बंदे मालवा की सीमा में है, तू यदि सौंप रहा है तो ठीक है, वरना मैं तो पकड़ लूंगा मेरे हिसाब से। पर यदि तूने नहीं सौंपे और मैंने उनको पकड़ के मारे तो बाद में तुझे मारूंगा मैं। महमूद खिलजी का वो देख लेंगे जो करना है, पर हमारी सीमा में तो नहीं है। रणमल अपने स्तर पर प्रयास करता है। महपा पंवार तो आगे कहीं भाग गया था, उसने चाचा और मेरा दोनों को पकड़ के मार दिया। तो रणमल भयंकर डाकी टाइप का आदमी था। रणमल में को 170 किलो के आसपास वजन है, 7 फुट 2-3 फीट के आसपास में हाइट है। जो टाबर देख ले डर जाए ऐसा था रणमल। तो रणमल ने जाके उन चाचा और मेरा को दोनों को मारा। तो कुंभा अपने पिता की हत्या का बदला लेता है किसकी सहायता से? देखो रणमल की सहायता से, विद हेल्प ऑफ रणमल, रणमल की सहायता से, विद हेल्प ऑफ रणमल, कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। अब चाचा मेरा दोनों को मार दिया, महपा पंवार आगे की तरफ कहीं भाग भूग गया, वो इनके हाथ नहीं आया। चाचा मेरा को वही थे मुख्य षड्यंत्रकारी, चाचा मेरा थे, महपा पंवार तो उनके चक्कर में ही आ गया था। तो गया रणमल वापस हंसाबाई के पास, उसने कहा दीदी सल्टा दिया दोनों को और अब कुंभा को कोई खतरा नहीं, जाऊं अब मैं? और हंसाबाई ने कहा नहीं भाई इस बार इतना जल्दी मत जा, देख पिछली बार तू गया तेरे जाते मोकल को मार दिया, इस बार चाचा मेरा को तो मार दिया, क्या पता महपा पंवार वापस आ जाए, क्या पता कोई तीसरा जाग जाए यहाँ पे वो कुंभा को मार दे, थोड़े दिन और रुक जा, तेरे क्या फर्क पड़ता है? तो उसने कहा पर मेरा मारवाड़ कौन संभालेगा? तो उसने कहा थोड़े दिन बाद संभाल लेना तू। तो उसने कहा मेरा परिवार वही है, तो परिवार को यहीं बुला ले। तो रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों को, कुछ तो साथ में आए हुए थे, बाकियों का एक बार यहीं आ जाओ, थोड़ा मेवाड़ कई दिन और संभालना है, बाद में मारवाड़ चलेंगे अपने। रणमल के 28 भाई थे, 24 बेटे थे।
इसमें आप पता नहीं क्यों हंसते हो, मेरे कभी नहीं समझ में आई। ये सामान्य संख्या है भाई। आज की 3 पीढ़ी पहले दादाजी वाली उम्र में, गांव के जितने आप हो, दादाजी वाली उम्र में सब 10 भाई बहन है। दादाजी वाली उम्र के लोग देख लो, 10 भाई बहन है। एक मां से, मां एक और उसके 10 है। तो आप सोचो यदि 4 होती रानियां तो 40, तो यहां तो 24 और 28 है। और राजा की रानियां होती 15, 12, 10, 10, 10 रानियां। अब 10 रानियों से यदि 24 टाबर है तो बहुत सामान्य हुआ करता था। ये आपको अजीब लगता है? आप थोड़ा सा अपनी एक पीढ़ी और पीछे जाके देखोगे, 15-15 मिलेंगे। हाँ, आईपीएल की टीम तैयार करके रखते थे। तो पहले मनोरंजन के बाकी साधनों की कमी थी। तो डोकरे वाह जनसंख्या वृद्धि में रहा करते थे। तो राजा महाराजा के इतने बेटाबर हुआ ही करते थे। तो रणमल ने अपने सारे भाइयों को और बेटों को और मेवाड़ में बुला लिया, भाई इधर आ जाओ। अब हम मेवाड़ में रणमल की भयंकर चले। अब हम मेवाड़ के अंदर 2 गुट बन गए। एक गुट तो राठौड़ों का गुट है, जिसका नेता तो कौन है? रणमल। भाई मारवाड़ से गए वे लोग। एक मेवाड़ वाले खुद कौन थे? सिसोदिया। तो एक सिसोदियों का गुट है, और सिसोदियों का जो नेता है वो है राघव देव। कौन है? चुंडा का भाई है। किसका भाई है? जो चुंडा मालवा चला गया था उसका भाई है ये। अब ये 2 गुट बन गए। अब रणमल की चले वहां भयंकर। रणमल चाचा मेरा को मारता है तो उसका प्रभाव वैसे बढ़ा हुआ। फिर रणमल हंसाबाई का भाई लगता है, उसका प्रभाव वैसे बढ़ा। फिर रणमल के बेटे भाई इन सारे वहीं रहते हैं। तो सिसोदिया दबे दबे से रहे इनके आगे। राघव देव ने 1-2 बार रणमल को पूछा कि अतिथि तुम कब जाओगे? यार आके बैठ ही गया, यहाँ पे जाने का नाम नहीं ले रहा। और रणमल को लगा यार ये ठीक है, ये अपने खिलाफ बोलता रहता है। और इधर राघव देव ने रणमल को ज्यादा ही कह दिया कि भूखे मंगते लोग यहाँ आके बैठ गए, खुद के तो वहां पे खाने के दाने होते नहीं। मारवाड़ के अंदर तो रेगिस्तान पड़ा है, इसलिए मेवाड़ के अंदर मजे उड़ाते हैं लोगों घरों में बैठे बैठे। और रणमल को लगा अच्छा था ज्यादा बोल रहा है। रणमल ने अपने भाइयों को, बेटों को, बाकियों का राघव देव को साइड में लो रहे। और भाई बेटे पड़े जो किसको मार दिया। अब विरोध करने वाला आदमी कौन था? राघव देव। वही मर गया था। अब रणमल को कोई कहने सुनने वाला भी नहीं। देखो मेवाड़ दरबार में, इन मेवाड़ कोर्ट, मेवाड़ दरबार में, इन मेवाड़ कोर्ट, रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स पावर वॉज इंक्रीज्ड। रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स पावर वॉज इंक्रीज्ड। तथा उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गोट मर्डर्ड सिसोदियाज लीडर राघव देव। तथा उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गोट मर्डर्ड सिसोदियाज लीडर राघव देव। उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गोट मर्डर्ड सिसोदियाज लीडर राघव देव। सिसोदियों कौन से नेता को मरवा दिया? राघव देव। तो अब तो रणमल को कहने सुनने वाला भी कोई भी नहीं था। अब रणमल निष्कंटक एकदम वहां मेवाड़ के अंदर बैठा हुआ। कौन बोले उसके सामने, कौन कहे उसको कुछ भी। यहां रणमल जब मेवाड़ के अंदर था तो रणमल की गर्लफ्रेंड थी बाहरमली। क्या नाम था? जो रणमल जी बाहर से कोई शाम को 8-1 बजे बाहर से आए, आगे बारमली को कहा कि बारमली अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बारमली ने कहा कैसे? मैं समझी नहीं। तब बताना मत किसी को, मैं अब जल्दी कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? उसने कहा कुंभा आपकी बहन का पोता है। चुप, ये बात किसी को नहीं बताएगी। अब मैं कुंभा को मारूंगा और कुंभा को मार के मैं बनूंगा मेवाड़ का राजा, और जब मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा तुम बनेगी मेरी रानी। मजे करेंगे दोनों। और उसको बेचारी को, बारमली को बहुत बुरा लगा। बारमली को लगा कि ठीक है, मैं रणमल से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, पर कोई देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता? मेवाड़ मेरा देश है, हमारे राजा को कैसे मार सकता है कोई? और वो बेचारी सुबह उठते हंसाबाई के पास गई। उसने हंसाबाई को जाकर कि मुझे नहीं पता आपका रिएक्शन क्या होगा और क्या नहीं होगा, पर आपका भाई बहुत जल्दी आपके पोते को मार देगा। और हंसाबाई ने कहा क्या इल्जाम लगाती है फालतू, मेरे भैया के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रही है तू, तुझे क्या पता? उसने कहा मुझे ही पता, और किसको होगा पता। जानती हंसाबाई भी थी कि अपना भाई कांड कर तो सकता है, पर अब यदि वो चला के रणमल को कहे कि रणमल तू मत मारना, कुंभा को मत मारना, तो वो 4 महीने बाद में मारता, कल मारे। तो गांव में पागल आदमी वाली सी बात है कि गांव में एक पागल आदमी था और वो आते जाते बच्चों को पीट दिया करता, बूढ़े लोगों की लकड़ियां छीन के भाग जाता, महिलाएं पानी भरने जा रही उनके मटके गिरवा दिया करता। तो एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की, गांव वालों ने मीटिंग करके कहा बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव में आग मत लगा देना। उसने कहा अच्छा गुड प्लान, ये वाला सही। तो गांव में लोकल भाषा में कहते हैं कि काला काला गांव मत बाढ़ जे। काला मतलब पागल आदमी, बारना मतलब जला देना, कि काला काला गांव मत बाढ़ जे, पागल आदमी गांव मत जला देना। उसने वापस कहा भलो चेतायो, ये ठीक याद दिलाया आपने, अब मैं ये वाला कांड पक्का करूंगा। तो रणमल तो वो काला आदमी है कि 6 महीने बाद मारता, कल मारे। और बेचारे हंसाबाई को लगा कि अरे अब अपने पोते को कौन बचाएगा। पर हंसाबाई को एक बार वापस चुंडा याद आया। कौन याद है? जो कहां जाके नौकरी कर रहा है, और उसने चुंडा के नई जियो सिम के नंबर का बाड़े कहीं से, और चुंडा को मैसेज किया कि चुंडा जी वैसे भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाइयां नहीं होती, बर्तन पास पास में रहते हैं तो खड़कते ही हैं।
और मैं तो आपकी सोतेली माँ हूं। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि भाई सोतेली माँ थी इसलिए बेटे को रख नहीं पाई, घर से भगा दिया यहाँ से। प्लीज चुंडा जी वापस आ जाओ, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। चुंडा जी खुद भी वहां नरेगा पे काम कर करके तंग आए हुए थे। चुंडा जी ने वापस पूछा आना कब है, आप तो ये बताओ। क्या सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ। चुंडा जी अगले दिन बिना रिजर्वेशन ही मेवाड़ आ गए फटाफट। पूछा क्या बात हुई, और पूरी खोल के बात समझाई उनको भाई कि आप गए, आपके जाने के बाद में मोकल को लिया, हमने रणमल को बुलाया, रणमल थोड़े दिन रहा फिर चला गया, फिर मोकल को चाचा मेरा महबूब पवार ने मार दिया, वो भाग के मालवा चले गए, हमने रणमल को वापस बुलाया, इसने चाचा मेरा को तो मार दिया पर इसने राघव देव को भी मार दिया। अब किसको मारना चाहता है? कुंभा। अपने को क्या करना है? तो अपने कुंभा को मारना है, इसको रणमल। वो कुंभा को मारे इससे पहले अपने किसको मारना है? रणमल। रणमल को मारना है। वो अपने पे हमला करे इससे पहले अपने इस पर हमला कर देते। पर रणमल को मारे कौन? वो डाकिया आदमी था। एक आधा तो उसके सामने जाए तो वो यूं झिंटे पकड़ के बिड़ा बिड़ा के ऐसा रंग अड़ता हो। अब इसको कौन मारेगा? तो एक बार फिर बारमली को कहा कि बारमली देश के लिए तेरे को एक काम और करना पड़ेगा। क्या? आज शाम को जब रणमल आए तो थोड़ा पिला आगे सेट कर देना एकदम, और जब नशे के अंदर होगा तो नशे में मार लेंगे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर तुम इतना ज्यादा कर रहे हो तो दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर लूंगी। और उस दिन रणमल जी कहीं बाहर से एकदम आए तो आते ही बारमली गाला, बारमली खाना वाना लगाता हूँ। बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली बाहर से पैक लगा के, तो कभी मेरे साथ ही पी लिया करो बैठ के। बारमली बोतल खोल के तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थे, खोल बोतल खोल, तू आज देखी जाए। बारमली बनाए पैक करना। रणमल जी क्या असर पड़ता है एक आधी बोतल में, तो और डोकरा को 2.5-3 बोतल में घायल वाजा, 4 पाई पे गिर गया। तो रणमल इतना लंबा था कि उसकी टांगे 4 पाई से नीचे रहा करती थी। वो जब बेहोश होकर गिर गया तो वो चुंडान आसपास ही खड़े थे, बाकी वाले इधर उधर छुपे हुए। तो उसने बारमली ने कहा आ जाओ मार लो अब इसको। तो उन्होंने कहा कि ये खड़ा हो गया तो डाकी टाइप का आदमी है, पानी के छिंटे विंटे मारे, थोड़ा हिलाया कि कहीं होश हो गया। नहीं कोई होश नहीं, बेहोश है एकदम भयंकर। तो भी पास में आके पहले बांधा, 4 पाई से बांधा उसको, खड़ा नहीं हो जाए, हाथ बांधे पैर बांधे उसके। फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, उसने छाती में चाकू ही चाकू मारे। कहते रणमल में इतना जोर था कि उसके जब छाती में चाकू लगे तो उसको होश आ गया। होश आया तो उसके पैर जमीन पे लटक रहे थे, 4 पाई से नीचे लटक रहे थे। उसने पैर जमीन पे टिकाए और 4 पाई लेके खड़ा हो गया था। और जो बंदा उसकी छाती पे बैठा हुआ था उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था। पर अब वो बंधा हुआ था, बाकी वालों के बाद तलवार भाले थे, इन्होंने सबने मिल माल के किसको मार दिया? रणमल। लिखो देखो, चुंडा को मालवा से वापस बुलाया गया। चुंडा को मालवा से वापस बुलाया गया। चुंडा वाज कॉल्ड बैक फ्रॉम मालवा। चुंडा को मालवा से वापस बुलाया गया। चुंडा वाज कॉल्ड बैक फ्रॉम मालवा। तथा उसे बारमली की सहायता से मार दिया गया। कुल मिला के बारमली बेवफाई कर गई, तथा उसे बारमली की सहायता से मार दिया गया। एंड ही वाज मर्डर्ड विद हेल्प ऑफ बारमली। एंड ही वाज मर्डर्ड। अच्छा क्या? अच्छा हाँ, क्या लिखा है? चुंडा को माल, हाँ, तथा बारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। लिख लो, तथा बारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल वाज मर्डर्ड विद हेल्प ऑफ बारमली। तथा बारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल वाज मर्डर्ड विद हेल्प ऑफ बारमली। किसको मार दिया गया? कहते हैं रणमल को जब इस चित्तौड़ के किले में मार रहे थे तो रणमल का बेटा था जोधा। क्या नाम था? ये किले के नीचे वाली साइड के अंदर एक कोई महल था और उस महल के अंदर म्यूजिक सुन रहे थे। ये रणमल के बेटे ने भाई सारे एक जगह बैठे हुए थे और वहां म्यूजिक का कार्यक्रम चले, उस म्यूजिक को सुने। वो जो बेचारा म्यूजिशियन था वो इनके मारवाड़ का था और उसको ये जानकारी मिली कि रणमल को चित्तौड़ के किले में मार दिया है और अब वो चुंडान नीचे आ रहे हैं जोधा को मारने के लिए। उस दिन इनका प्लान ये था कि मारवाड़ वाले जितने आए हुए हैं रणमल के राठौड़, इन सबको एक साथ मार दो। आज एक भी वापस मारवाड़ वाला वापस नहीं जाना चाहिए यहां से। तो कहा वो आगे जोधा को इनको मारेंगे। वो बेचारा म्यूजिशियन इनका था, मारवाड़ का बंदा था, उसका देश प्रेम जागा। तो उसने गीत गाते गाते बीच में एक लाइन बोली कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मरी हो जाए, कि जोधा भाग सकता तो भाग जाए तुम्हारा रणमल तो मर। जोधा ने बाकी भाइयों का चप्पलें हाथ में लो, आसपास नहीं दिखे यहां से। चुंडा ने कहा कि चलो इनको पीछा किया जाए इनका। तो बर्बाद में आदमी की जब जान की लगी होती है तो पैर नहीं मंडते ढंग से। बस जोधान यहां से निकले, ठेठ बीकानेर के पास में गांव पड़ता था काहुनी। कौन सा गांव था? वहां पीछे मुड़ के देखा कोई आ तो नहीं रहे पीछे कि नहीं आ रहे। चुंडा ने कई देर तो इनको फॉलो किया, पीछा किया, फिर चुंडा ने कहा मरने दो रे। तब इन मारवाड़ वालों की राजधानी हुआ करती मंडोर। कौन सी राजधानी थी? और वह चुंडा जाता है, चुंडा जाके मंडोर पर कब्जा कर लेता। कहां पे कब्जा कर लेता? देखो, रणमल के बेटे जोधा ने, रणमल से सन जोधा, रणमल के बेटे जोधा ने, रणमल से सन जोधा, रणमल के बेटे जोधा ने बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण ली। टुक शेल्टर एट विलेज नेम्ड काहुनी नियर बीकानेर। बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण ली। टुक शेल्टर एट विलेज नेम्ड काहुनी नियर बीकानेर। बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण ली। टुक शेल्टर एट विलेज नेम्ड काहुनी नियर बीकानेर।
बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण ली। लाइन चेंज कर लिखो। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कैप्चर्ड राठौर्स कैपिटल मंडोर। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कैप्चर्ड राठौर्स कैपिटल मंडोर। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कैप्चर्ड राठौर्स कैपिटल मंडोर। ये 1438 के आसपास की बात है। कब की बात है? इतने दिन तक मारवाड़ वाले राठौड़ों के पास में खुद का मारवाड़ तो था, साथ में मेवाड़ में दादागिरी और चल रही थी। अब मेवाड़ की दादागिरी निकली, वो तो निकली, साथ में क्या निकल गया? हाथ से मारवाड़। अब मेवाड़ में भी किसका राज? सिसोदियों का, और मारवाड़ में भी किसका राज? सिसोदी। दोनों तरफ सिसोदी कब्जे करके बैठे। जोधा ने वापस अपना मंडोर प्राप्त करने के लिए, वापस अपना मारवाड़ प्राप्त करने के लिए 15 साल लगाए। कितने साल लगाए? इन 15 साल के अंदर जोधा अपनी सेना तैयार करता, राजधानी मंडोर पर हमला करता, सिसोदी हराते, वापस भाग जाता। थोड़े दिनों बाद वापस कोई हमला करता, तैयार हो गया था, वापस हार जाते, वापस निकल जाते यहां से, लेकिन पार नहीं पड़े उसकी। इसी एक हमले के सिलसिले के अंदर वो मंडोर पर हमला करता है, हारता है, हार के यहां से वापस जा रहा होता है। गर्मी के दिन थे, घायल हुआ भयंकर तरीके से, खून में लथपथ होता हुआ घोड़े पे वापस जा रहा, प्यास लग गई उसे। पर मारवाड़ में पानी कहां पिए? मारवाड़ का देश घनघोर रेगिस्तान, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, पानी कहां पिए? और उसे लगा कि यार घायल होने से तो मरे नहीं मरे, युद्ध में मरे नहीं मरे, प्यासे जरूर मर जाएंगे। और उसे दूर किसी एक खेत में किसान की एक झोंपड़ी दिखाई दी, और उसको लगा यार जहां झोंपड़ी है वहां किसान होगा, किसान नहीं होगा तो पानी जरूर पड़ा। और उस समय घोड़े को उधर दौड़ाया, लेकिन वहां घोड़ा पहुंचता उससे पहले पहले जोधा उसके ऊपर ही गिर गया, बेहोश होकर गिर गया। घोड़ा ही बेचारा समझदार था, झोंपड़ी के आगे जाके रुक गया। किसान घर पे था नहीं, उसकी वाइफ घर पे थी। उसने महिला ने बाहर आके देखा कि कोई एक सैनिक घायल अवस्था में घोड़े पर पड़ा। वो समझ गई किसी युद्ध में घायल हो गया, पानी की तलाश में आया। उसने नीचे उतारा, नीचे उतर के छाया में लेके गई, पानी के छिंटे विंटे मारे, हवा हवा डाली, तो उसको थोड़ा होश आया। होश आया तो उसने पानी पिलाया, पानी पिलाया, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई। उसने थैंक यू, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था और पानी के लिए आ रहा था और मैं बीच में बेहोश हो गया, पता नहीं कैसे। उसने कहा हाँ तुम बेहोश हो गए थे, मैं तुम्हें नीचे उतार के लाई थी। तो खड़ा हुआ, उसने कहा थैंक यू, आपने जान बचाई, मैं चलता हूं अब। मारवाड़ का रिवाज है, गांव में सब जगह रिवाज है कि घर पे आया हुआ आदमी खाना खाए बिना, है ना। शहर वाले तो बदमाश हो गए आजकल, शहर वाले तो पूछ लेते हैं भाई खा के आए जाके खाओगे, है ना, तो ऐसे पूछ लेते हैं। गांव वाले अभी तक कहते हैं भाई घर आया हुआ आदमी खाना खा के तो कम से कम जाए। तो उसने कहा रोटी खा ले, खाना खा के चला जा। जोधा को लगा खाना भी खा ही लेते हैं, ठीक है। ये भी गांव में बड़ी जोरदार चीज है कि गांव वालों ने खुद नहीं अपने कानून बनाए कि खाने के लिए कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। अन्न के लिए यदि आप एक बार मना कर देते हो फिर पूरे दिन आपको अन्न मिलता नहीं है। कुल मिला गया था कि जहां मिले टूट पड़ो, अपने मना करने की आवश्यकता नहीं है। तो जोधा ने कहा खाना तो मैं खा लूंगा। मारवाड़ में खाने के नाम पे पहले होता खींचड़ा। क्या हुआ करता? खींचड़ा हुआ करता। तो खींचड़ा बनाया, खिचड़ी नहीं, खिचड़ी आप बीमारों को खिलाते हो, खिचड़ा पहले बारात को खिलाया करते। तो खिचड़ा बनाया उसने, थाली में भर के एकदम खिचड़ा दिया, बीचों बीच खूब सारा घी डाला उसने। जोधा ने कई साल बाद घी देखा था, घी देखते उसने बीच में हाथ मारा, हाथ मारते हाथ जल गए। तो महिला पास में बैठी बैठी रोटियां बना रही थी। उसने कहा तुम जोधा की तरह मूर्ख है, और जोधा के कान खड़े हुए। जोधा ने कहा माई तेरे को क्या पता जोधा मूर्ख? उसने कहा मूर्ख है, हर साल आके मंडोर पर हमला करता है, बीचों बीच हमला करता है, हार के वापस भाग जाता है, फिर मंडोर पर हमला करता है, हार के वापस निकल जाता है। तो जोधा ने पूछा तो जोधा को क्या करना चाहिए? उसने कहा साइड में हमले करे, 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, 10 गांव जीते, यूं करते 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 फिर मंडोर आए। अचानक बीचों बीच आक्रमण करोगे तो बीच में उनकी रक्षा पंक्ति सबसे मजबूत है, साइडों साइडों से जीते। फिर तू क्यों पूछ रहा है, तुझे तो खिचड़ा खाना ही नहीं आता, साइड साइड से खा, तब जाके बीच में घी आएगा। जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण की कि मंडोर कैसे जीतना है और खिचड़ा कैसे। अब जोधा ने भाई साइड साइड से गांव जीतने शुरू किए। फाइनली 15 साल बाद 1453 आ गया। क्या आ गया? जोधा मंडोर पे कब्जा करता। कहां कब्जा करता है? उन सिसोदियों को भगाया यहां से और उसने वापस मंडोर पे कब्जा किया। ये बाकी मेवाड़ गए, मेवाड़ जाके मेवाड़ वालों का कुंभा को कहा कि भाई अपना वो मंडोर अपने कब्जे में था, लेकिन जोधा उसने भगा दिया। कुंभा ने कहा तैयारी करो भाई, वापस जोधा पर हमला करेंगे। ऐसे कैसे छीन लिया मंडोर उसने। अब जोधा ने हंसाबाई के पास मैसेज करवाया। उसने हंसाबाई को कहलवाया कि देखो बुआ जी, पहली बात तो मेरी कोई गलती नहीं थी। हंसाबाई बुआ लगती है, पहली बात तो मेरी कोई गलती नहीं थी, पापा की गलतियां थी। फिर भी यदि मेरी गलतियां मान ली जाए तो भी भुगत लिए 15 साल तक, और अब हमने मंडोर पे कब्जा कर लिया है। अब यदि आपकी सेना भी आएगी तो हम जल्दी से हारने वाले नहीं। और फिर ये लड़ाई कब खत्म होगी? एक दिन कहीं ना कहीं किसी चीज का अंत तो होता है। अब 15 साल हो गए, अब लड़ाई झगड़ा बंद करवा दो। हंसाबाई ने वापस कुंभा को कहा कि है तो तेरे रिश्तेदारी, भाई बंधु तो लगते हैं, अरे आपस में संधि कर लो। इसलिए इनके बीच में बाद में संधि होती है, आंवड़ बावड़ की संधि। हेडिंग डालो देखे, ट्रीटी ऑफ आंवड़ बावड़। लिख लो। मैं बता दूंगा ऐसा नाम क्यों, एक बार लिखिए आप केवल।
तो कुंभा और जोधा के बीच में कौन सी संधि होती है बताओ देखिए। अच्छा, इतने दिनों तक मेवाड़ का राजा कौन है? कुंभा। और मारवाड़ का राजा भी कौन है? कुंभा, क्योंकि कुंभा ने इधर कब्जा कर लिया था, सिसोदियों ने कब्जा कर लिया इधर। अब मारवाड़ वापस किसको देना है? जोधा को। तो क्या क्या बंटवारा किया जाए, कैसे बंटवारा किया जाए? इसलिए कहा गया कि जहां तक हरी भरी झाड़ियां होती है, जहां तक वो तो मेवाड़ है, और जहां से आगे रेगिस्तान शुरू हो जाता है उसको क्या मान लिया जाए? मारवाड़। मेवाड़ में एक हरी भरी झाड़ी होती है जिसका नाम है आंवल। क्या है? तो जहां तक आंवल होते हैं उसको तो क्या मान लिया जाए? मेवाड़। मारवाड़ में एक पेड़ होता है अपने बबूल, किंकर, किंकर जिसको आप बोलते हो, किंकर या बबूल जो होता है, जिसको अपने लोकल भाषा में बावलिया। तो जहां से बावलिए शुरू हो जाते हैं वो तो मान लिया जाए मारवाड़, और जहां तक आंवल होती है उसको क्या मान लिया जाए? मेवाड़। तो आंवल वाली सीमा का मेवाड़ और बावलियों वाली सीमा वाला क्या हो जाएगा? मारवाड़। और ये एग्जैक्ट बीच में जो लोकेशन आ रही थी वो थी सोजत। वो कौन सी थी? सोजत पाली में जगह। तो सोजत के एक तरफ मेवाड़ मान लिया जाए, सोजत के एक तरफ क्या मान लिया जाए? मारवाड़। जहां तक आंवल है वो मेवाड़ है, जहां से बावलिए शुरू हो जाते हैं वो क्या है? मारवाड़। इसलिए संधि का नाम क्या है? बोले पड़ेगी। और बाउंड्री कहां मिल रही थी? लिखो, इस संधि द्वारा बाय दिस ट्रीटी, इस संधि द्वारा बाय दिस ट्रीटी जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। मारवाड़ वॉज रिटर्न बैक टू जोधा। जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। मारवाड़ वॉज रिटर्न बैक टू जोधा। जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। मारवाड़ वॉज रिटर्न बैक टू जोधा। जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। नीचे एक लाइन और लिख लो। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया था। सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया था। सोजत वॉज मेड बिटवीन बाउंड्री, सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत पाली में जगह ना, सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ के बीच सीमा बनाया गया था। ये जितनी भी अपने बात पढ़ रहे हैं सब फ्लैशबैक है, पीछे का चल रहा है कि मोकल मरा, मोकल के मरने के बाद में क्या क्या सिचुएशन उत्पन्न होगी। वो मैंने बताया कि चाचा मेरा और महपा पुंगार मोकल को मारने के बाद में कहां भाग गए थे? मालवा। और रणमल ने मालवा का राजा था महमूद खिलजी। कौन राजा था? उस महमूद खिलजी को कहा था कि भाई तू इन तीनों को पकड़ के दे दे, तू दे देगा तो ठीक है वरना हम तेरे पे हमले करेंगे। और मैंने बताया था कि महमूद खिलजी ने उन तीनों को देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया। उसने कहा नहीं दूंगा मैं। तो इस बात पे बाद में रणमल ने कुंभा कहा कि कुंभा पहले चाचा मेरा को मारा, चाचा मेरा को मारने के बाद कहा इस पर अटैक किया जाए। तो उस पर अटैक किया गया। इनके बीच में जो युद्ध होता है कुंभा के और महमूद खिलजी के, उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? मध्य प्रदेश में जगह पड़ती थी। हेडिंग डालो सारंगपुर का युद्ध, बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर कहां पड़ता है? एमपी। सारंगपुर का युद्ध 1437 में किस किस के बीच में हो रहा बताओ देखिए? कुंभा और महमूद खिलजी। लिखो युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। ये तो दोनों राजा ही शक्तिशाली है, और शक्तिशाली लोगों के बीच में युद्ध का कारण सबसे बड़ा क्या होता है कि दोनों अपना साम्राज्य का, लिख लो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर टेरिटरी। क्या हुआ? उल्टी हो रही कैसे? जी घबरा रहे? चला बाहर चला जा। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपांड देयर टेरिटरी। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। एक अपने जानते हैं कि मोकल के हत्यारे थे, उनको शरण कौन दे देता है? महमूद खिलजी। तो लिख लो। दूसरा लिखो, महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। महमूद खिलजी gave shelter to killers of मोकल। महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। महमूद खिलजी gave shelter to killers of मोकल। मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। किसने? महमूद खिलजी ने। किसको शरण दी? मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। अब सुनना बात, इधर जब महमूद खिलजी राजा बना था तो यहां पे एक राजा और बनना चाहता था, उमर खान। कौन राजा बनना चाहता था? मालवा में जब महमूद खिलजी राजा बना तो राजा बनने के दो दावेदार थे। कौन कौन दो दावेदार है? ये तो महमूद खिलजी, दूसरा दावेदार कौन है? उमर। तो राजा बन कौन गया? महमूद खिलजी। इसलिए उमर खान भाग के कुंभा के पास आ गया था, और उसने कुंभा को कहा कि भाई कुंभा तू मेरी सहायता कर और मेरे को मालवा में राजा बनवा। कुंभा को लगा ठीक है, मालवा यदि कमजोर हो रहा था अपने लिए ठीक ही बात है। इसलिए कुंभा ने इसको सहायता दी थी, और यह सहायता लेके सारंगपुर पे कब्जा कर लेता है। कहां पे कब्जा कर लेता है? मालवा की राजधानी हुआ करती मांडू। मालवा की राजधानी कौन सी थी? लेकिन मालवा में एक टुकड़ा है जिस टुकड़े का नाम है सारंगपुर, और उमर खान ने कुंभा की सहायता से कहां पर कब्जा कर लिया? सर। इसका मतलब मालवा में दो राजा है। मालवा में मांडू के अंदर तो राजा बन के कौन बैठा हुआ है? महमूद खिलजी। और सारंगपुर में राजा बन के कौन बैठा हुआ है? उमर खान। महमूद खिलजी ये कैसे सहन कर लेगा कि उसके राज्य में एक राजा और बन जाए? इसलिए उसने सारंगपुर पर हमला इसलिए किया क्योंकि सारंगपुर का राजा कौन बना हुआ है? तो देख लो युद्ध कहां का है?
तो उसने कहा उमर खान को सारंगपुर में नहीं रहने दूंगा, मैं निकालूंगा। तो उसने सारंगपुर पे हमला किया, किसको निकालने के लिए? उमर खान किसके पीछे कूद रहा है? उसने कुंभा को मैसेज किया कि भाई लड़ाई होगी, फटाफट यूनिवर्सिटी गेट आ जा। तो कुंभा ने कहा मैं आ ही रहा हूं, तू चिंता मत कर। तो कुंभा किसकी सहायता करने के लिए गया? तो इसने जाके महमूद खिलजी को हरा दिया। तो एक कारण यह भी था कि महमूद खिलजी के विद्रोही को कुंभा सहायता दे रहा था। किस विद्रोही को? और उमर खान ने कहां पे कब्जा कर रखा था? लिखो, तीसरा लिख लो। कुंभा महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान को सहायता दे रहा था। कुंभा वॉज हेल्पिंग उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। कुंभा महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता कर रहा था। कुंभा वॉज हेल्पिंग उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता कर रहा था। वॉज हेल्पिंग उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता कर रहा था। इसी में कंटिन्यू करना। तथा उमर खान ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। एंड उमर खान कैप्चर्ड सारंगपुर। इसी लाइन में कंटिन्यू करना। तथा उमर खान ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। एंड उमर खान कैप्चर्ड सारंगपुर। उमर खान ने कहां पर कब्जा कर लिया था? याद रहेगा। तो एक कारण तो दोनों का म्यूचुअल हो गया कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार। दोनों में एक एक बात याद करनी है कि कुंभा के विद्रोही है उनको शरण कौन दे रहा है? महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी का जो विद्रोही उसको शरण कौन दे रहा है? याद रह जाएगी बात। युद्ध हुआ, युद्ध में कौन जीत गया? लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गए सारे लिखो। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा बिल्ट विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा बिल्ट विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा बिल्ट विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का। किसने? कुंभा। चलो आगे सुनो अब इसके बाद। नागौर में एक राजा की डेथ होती है। राजा का नाम था फिरोज खान। राजा का नाम क्या था? फिरोज खान नाम के एक राजा की डेथ होती है। फिरोज खान की डेथ होने के बाद में यहां पे दो बंदे आपस में लड़ लिए। एक फिरोज खान का बेटा, उसका नाम है शम्स खान। क्या नाम है? तो ये तो शम्स खान तो कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा। एक शम्स खान का चाचा है जिसका नाम है मुजाहिद खान। क्या नाम है? मुजाहिद खान। और मुजाहिद खान कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा। तो नागौर में कौन कौन दो बंदे लड़ रहे हैं बताओ देखे। और मुजाहिद खान बन गया राजा। उसने शम्स खान को पीट पाट के भगा दिया। इसलिए शम्स खान भाग के गया कुंभा के पास। उसने कुंभा कहा कि भैया मेरी सहायता करो यार, मेरा चाचा मेरे को पीट पाट के नागौर से भगा दिया उसने। तो कुंभा ने कहा ठीक है तो चल मेरे साथ। कुंभा नागौर आया। नागौर में उसने मुजाहिद खान को हटा दिया, हरा दिया, हरा के हटाता है और हटाने के बाद राजा किसको बना देता है। और फिर उसने शम्स खान कहा कि टाइम टू टाइम टैक्स देगा, तो सामंत है मेरा। तो बड़ी शक्ति होती है, बाकियों से क्या करती? टैक्स। शम्स खान ने 2-3 साल तो चुपचाप टैक्स दिए। 2-3 साल बाद उसने कहा नहीं दे रहा, जो तेरे जी में है वो कर लेना। तो कुंभा ने कहा वही रुक, तो मैं आ रहा हूं वहीं पे। कुंभा यार, कुंभा ने आगे शम्स खान को पीट पाट के नागौर पे कब्जा कर लिया। तो अब शम्स खान कहां जाए? तो शम्स खान भागे चला गया गुजरात। कहां चला गया? और गुजरात का राजा था उन दिनों में कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का राजा कौन है? कहां का राजा? कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन शाह। कौन गया इसके पास? किसके खिलाफ विद्रोह करके? कुंभा के खिलाफ। कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा आओ भाई शम्स खान साहब बैठो, क्या समाचार है? बस मत यूं इधर आ गया था घूमता घूमता, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। कि हाँ यार वो मैं मेरी राजकुमारी की शादी तुमसे करना चाहता हूं। उसने कहा ये तो करो, तो पहले करो बेटा। तो शम्स खान ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ कर दी? अब कुतुबुद्दीन शाह जवाई बन गया। अब उसने पूछा आओ ससुर जी और बताओ मेरे लिए कोई काम हो तो। अब शम्स खान रोया जोर जोर से और उसने कहा जवाई साहब मेरे को कुंभा ने पीटा। किसने पीटा? अब नया नया जवाई बना तो उसमें भी यूं था कि यार बदला लेना चाहिए अपने को ससुर जी की तरफ से। उसने कहा चलो मेरे साथ चलो। शम्स खान का आगे आप रहोगे, मैं नहीं। अरेगा यार अपने जवाई को छोटा मोटा समझा के चलो आप तो लड़ने के लिए कौन कौन है? दोनों मिलके शम्स खान और कुंभा ने दोनों को पीटा। और शम्स खान इधर मुंह करके चले कुतुबुद्दीन शाह। जब ये आ रहे थे वापस हार के आ रहे थे कुंभा से, तो रास्ते में इनको मिलता है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कौन? ये मालवा वाला जो सारंगपुर में हार के गया, ये मिलता है। इसने कुतुबुद्दीन शाह से पूछा कि हाँ भाई कुतुबुद्दीन शाह क्या हुआ? और कुतुबुद्दीन शाह बापड़ा जोर जोर से रोया और उसने कहा यार कुंभा ने पीट दिया मेरे को। महमूद खिलजी ने कहा मी टू। थोड़े साल पहले मेरी यही हालत की थी, मुझे और बुरा कूटा था इसने। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अच्छे। इतनी बड़ी क्लास आपकी, आप में से कोई बंदा आगे बैठा कोई पीछे बैठा, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, पर जिन जिन का प्री में सिलेक्शन नहीं होगा
वो बाद में चाय की थड़ी पे एकदम खास दोस्त बनेंगे पक्के। वहां एक साथ मिलके कोचिंग को गालियां निकालेंगे, एक साथ मिलके आरपीसी को गालियां निकालेंगे, एक साथ मिलके उनको गालियां निकालेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ। क्या आता था इसको? मैं तो पढ़ाई करता था या ठीक है, कोचिंग वालों ने जन्मदिन मनाए अपने खुद के, है ना। तो जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अच्छे दोस्त। अब दोस्त कौन कौन बने? संस्का और कुतुब दोनों संधि करते हैं, संधि करके सौगन खाते हैं कि दोनों मिलकर अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद कुंभा को मारेंगे और कुंभा को मार के मेवाड़ का बंटवारा करेंगे। आधा मेवाड़ गुजरात रख लेगा, आधा मेवाड़ कौन रख लेगा? मालवा। आधा कुतुबुद्दीन शाह के पास में, आधा किसके पास में? महमूद खिलजी के पास में। दोनों मिलकर कुंभा पे अटैक करने के लिए, कुंभा दोनों को फिर रहता है। किस किस को? मालवा और गुजरात। लिखो लिखो, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। लिखो, कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की। कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की। कुंभा हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की। कुंभा हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। मुजाहिद खान के खिलाफ शम्स खान की सहायता की। हेल्प शम्स खान अगेंस्ट मुजाहिद खान। लेकिन थोड़े समय पश्चात, बट आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़े समय पश्चात, बट आफ्टर सम टाइम, शम्स खान कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। शम्स खान कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। शम्स खान रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। शम्स खान कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। शम्स खान रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। शम्स खान कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। शम्स खान रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा, तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात, उसको अप्रोच करता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात, तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात, तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह गुजरात। किसके पास चला जाता है? लाइन चेंज करके लिखो, कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह को हराया। कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह दोनों को एक साथ हराया। लिख लो, कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह दोनों को एक साथ हराया। कुंभा डिफीटेड बोथ शम्स खान एंड कुतुबुद्दीन शाह। अगला लिखो, चंपानेर की संधि। गुजरात में जगह पड़ती है, यहां पे मालवा और गुजरात वाले आपस में संधि करते हैं। ट्रीटी ऑफ चंपानेर। गुजरात का राजा कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। और मालवा का कौन सा राजा है जो कुंभा से हार के गया था? महमूद खिलजी। ये दोनों मिलकर कुंभा के खिलाफ कौन सी संधि करते हैं? किस किस के बीच में? दोबारा बताओ देखिए एक बार। कुतुबुद्दीन शाह और कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा? गुजरात का। और महमूद खिलजी कहां का राजा? लिख लो, संधि का उद्देश्य। किस उद्देश्य संधि की? ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी। संधि का उद्देश्य। लिखो, दोनों कुंभा को हराकर मेवाड़ का बंटवारा करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू डिवाइड मेवाड़ बाय डिफीटिंग कुंभा। बोथ ऑफ देम वांटेड टू डिवाइड मेवाड़ बाय डिफीटिंग कुंभा। दोनों कुंभा को हराकर मेवाड़ का बंटवारा करना चाहते थे। मेवाड़ का क्या करना चाहते थे? तो दोनों जो जिस युद्ध में मिलके आए थे साथ में, उस युद्ध का नाम है बदनौर का युद्ध। भीलवाड़ा में अपनी जगह पड़ती है बदनौर। देखो, बैटल ऑफ बदनौर। बैटल ऑफ बदनौर। चांपानेर की संधि में क्या सन लिखा?
56 56 लिखा, ठीक, ये 57, ठीक। बदनौर भीलवाड़ा के अंदर जगह, दोनों सेनाएं मिलकर किस किस की, मालवा और गुजरात, कुंभा दोनों को एक साथ हरा देता, लिख लो। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। अब और सुनना, देखो, ये इधर अपना मेवाड़ पड़े, मेवाड़ की साइड में मालवा, इस साइड में गुजरात, और यहां पर बीच में एक छोटी सी रियासत और पड़े आपकी, सिरोही। कौन सी रियासत है? और इन दिनों सिरोही का जो राजा है वो है सहसमल देवड़ा। याद आया कुछ? क्या याद आया? 1425 में इसने सिरोही की स्थापना की, से अपनी राजधानी बनाया, पढ़ा था, वो सहसमल देवड़ा राजा। और कुंभा लगातार इधर अटैक करता जा रहा है, कुंभा सिरोही की तरफ अटैक करता जा रहा है, सिरोही के बॉर्डर वाले इलाके खाता हुआ जा रहा है, इसलिए बेटा सहसमल बेचारा जो है वो डरा हुआ है एकदम, और इसको लगे कि यार ये कुंभा खाएगा पूरे को। इधर से ये कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वाला कुंभा पर अटैक करने के लिए जा रहा है। तो जब ये इधर से जा रहा था तब इसने सहसमल देवड़ा से पूछा कि सहसमल देवड़ा, कुतुबुद्दीन शाह पूछ रहा है कि सहसमल देवड़ा, मैं और महमूद खिलजी दोनों मिलके और कुंभा पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, तू किसका साथ देगा? मेरा साथ देगा या कुंभा का देगा? और सहसमल देवड़ा को लगा यार कुंभा तो वैसे भी अपने पर अटैक करता ही रहता है, इसलिए कुंभा का साथ तो क्यों दे, और अपने किसका साथ दे देते हैं? कुतुबुद्दीन शाह का साथ दे देते हैं। यदि अपने कुतुबुद्दीन शाह का साथ देंगे तो ये कुंभा को तो मार ही देगा, कुंभा को मार देगा तो कुंभा का तो टंटा खत्म। कुतुबुद्दीन शाह का अपना साथ देंगे तो ये अपना दोस्त बन जाएगा, तो गुजरात की तरफ से भी आक्रमण नहीं। बीच में छोटे स्टेट होते हैं, उनको दोनों तरफ से डर लगे, उधर वाला भी कर दे इधर वाला कर दे, तो इधर वाले की सहायता कर दो, उधर वाले को मार दो, ताकि दोनों तरफ से पंगे अपने सही हो जाएंगे। तो सहसमल देवड़ा ने किसकी सहायता की? युद्ध खत्म हुआ, उसमें कुतुबुद्दीन शाह खुद ही हार गया। कुतुबुद्दीन शाह हार के वापस गया तो कुंभा ने पूछा वापस, कह रहे कुतुबुद्दीन शाह उधर से आ रहा था, तो बीच में वो चाय नाश्ता किसने करवाया था? कसाब सिरोही के सहसमल देवड़ा ने। इस बार कुंभा ने सिरोही पर अटैक किया और सहसमल देवड़ा को भी हराया। लिखो, तो डाकी ने आसपास में जो मिला उन सबको पीटा इसने। देखो, कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा ऑल्सो डिफीटेड सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा ऑल्सो डिफीटेड सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। ऑल्सो डिफीटेड सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। किसको हराया? सिरोही के। बाकी कल पढ़े।